बजट से पहले के एक दिन के एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। आखिरी 1.5 घंटा बाजार में है मजबूती का कारोबार और दिन की ऊंचाइयों पर होंगे बंद या फिर आएगी बड़े दिन से पहले थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, रहेगा इसी पर खास फोकस। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। सुबह से अब तक तो बाजार मजबूत रहे हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी है भरपूर। क्या ऐसा ही एक्शन रहेगा आखिरी 1.5 घंटे के लिए भी, ये जानेंगे अनिल सर के साथ। बताएं सर, इससे पहले इस समय की बड़ी बात है दीप, बिल्कुल यही है कि बाजार में अच्छी खासी मजबूती बरकरार है। 17,300 के ऊपर टिके रहने में कामयाब निफ्टी इस वक्त आपको नजर आएगा। 17,400 के लेवल को भी हमने छुआ, उसके पार भी निकले। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी हिस्सों में से आती हुई दिख रही है निफ्टी में भी, और हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग बैंक निफ्टी में भी 38,000 से थोड़ा सा नीचे है। लेकिन आज का फोकस आईटी शेयरों पर है, जो पिछले कुछ दिनों में अच्छा करेक्ट हो चुके हैं। सरकारी बैंक तो कहीं रुकने थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एसबीआई, कैनरा बैंक के नेतृत्व में ये सारे दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। रियल एस्टेट शेयरों में अच्छी तेजी है और आज फॉर ए चेंज ऑयल एंड गैस स्पेस काफी मजबूत नजर आ रही है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का इंडेक्स भी मजबूत है, 2% तक की तेजी वहां पर होती हुई दिख रही है। ये सब कुछ तब है जब डाउ फ्यूचर्स 50 अंक थोड़े कमजोर हैं। काफी कुछ एशियाई बाजारों में आधा काम काज है या फिर छुट्टियों का माहौल है, लेकिन ओवरऑल भारतीय बाजारों में बजट से ठीक एक दिन पहले बेहद मजबूती का माहौल। बिल्कुल सर, तो बजट से पहले तो हमारा मूड बेहतर है, बल्कि सर आज एक ट्रेंड बाजार ने ब्रेक करा है। पिछले 3 साल का अगर आप ट्रेंड देखें तो बजट से पहले, बल्कि 4 साल का अगर आप ट्रेंड देखें तो बजट से पहले बाजार नेगेटिव रहते हैं। आज पॉजिटिव है और बढ़िया पॉजिटिव है। तो आज की इस अच्छी मजबूती में दीप ऑनेस्टली कहूं जी, बजट का कोई लेन देन नहीं। हाँ, बजट की वजह से है ही नहीं। अगर आज हम मजबूत है तो 2 वजह से। पहला, 550 पॉइंट डाउ जो शुक्रवार को उछला, जिसका आपको हमें किसी को अंदाजा नहीं था। और न सिर्फ डाउ उछला बल्कि नेस्डेक भी भागा उनसे कहीं ज्यादा। S&P 500, रसेल 2000 सबके सब चौतरफा तेजी दिखाते हुए नजर आए। एक अच्छे खासे वॉलेटाइल वीक के बाद, जो एक वॉलेटिलिटी के बाद हम कहते हैं ना ट्रेंड रिवर्सल का पहला संकेत आना चाहिए, बेस फॉर्मेशन का पहला संकेत आना चाहिए, वो अमेरिकी बाजारों से शुक्रवार को दिखा। अब आज आगे बढ़ता नहीं बढ़ता देखने वाली बात होगी, लेकिन शुक्रवार का एक रीजन वो था। और दूसरा रीजन फरवरी सीरीज की शुरुआत में बेहद हल्के बाजार, जहां एफआईज के इंडेक्स शॉर्ट इंडेक्स लॉन्ग से ज्यादा हों, वो आप समझ सकते हैं कि कितने हल्के एफआईज है। और ट्रेडर्स तो बेचारे कटी गए शुक्रवार को। पिछले मतलब जो कुछ भी मार्क टू मार्केट लॉसेज आने थे, प्रॉफिट जो लॉस आने थे, पोजीशन कटनी थी, रोल ओवर नहीं होनी थी, तो हल्के बाजारों के लिए हल्का सा अगर ट्रिगर आप मजबूती का दिखाएं तो वो फिर किस तरह से बढ़ सकते हैं। और अगर डर तेजी करने वालों को लगता है तो डरबंदी करने वालों को भी लगता है। और बजट जैसी बड़ी इवेंट और जिसमें बिल्कुल कम एक्सपेक्टेशन के साथ आप जा रहे हैं, बिल्कुल हल्की पोजीशन के साथ जा रहे हैं, और सब ये चाहते हैं कि कुछ खराब ना आए। अगर कुछ खराब ना आए तो भी बजट अच्छा, करेक्ट, तो फिर ऐसे में शॉर्ट काटने का भी तो वक्त होता है। सो आई थिंक ये तीनों ट्रिगर मिलाकर बाजार मजबूती के साथ बने। और ऐसा लगता है जो डेटा बन रहे हैं, थोड़ी देर में हम विस्तार से बात करेंगे, कहीं ऐसा नहीं लगता है कि इस डेटा में ऐसा दिख रहा है कि आखिरी 1.5 घंटे में कोई एक्सीडेंट होगा। तो फिलहाल तो सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, लगता तो नहीं। हाँ। कोई इन्फ्लुएंस भी नहीं कर सकता। देखिए, चलिए, अब आप या आपके आसपास कोई कर दे तो ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ दीप के आसपास कोई कर दे तो ठीक है, तो आपको पता चलेगा थोड़ी देर में कौन है जो दीप के आसपास रहकर इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। एक तो मैं ही होता हूँ, बाकी का पता नहीं। चलिए, तो एक बड़ी आवाज कह रही है कि बढ़िया एक्शन रहने वाला है। आइए, इससे पहले कि हमारे एक्सपर्ट्स जुड़े, जान लेते हैं कौन से आज नतीजे जो ऑलरेडी आ चुके हैं, एक्शन कहां पर हो रहा है खबरों के दम पर, और साथ ही कुछ अहम ट्रिगर्स बजट के अलावा और कौन से ट्रिगर्स हैं। कुशल है तैयार बताने के लिए। कुशल, बताइए, बजट पर तो नजर है, इकोनॉमिक सर्वे भी आ गया, और कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं? बिल्कुल, नंबर्स भी जो है कंटिन्यूअस थिक एंड फास्ट आते हुए नजर आ रहे हैं। मोर इंपॉर्टेंटली सन फार्मा, यूपीएल के नंबर्स तो आ चुके हैं। निफ्टी से बीपीसीएल, टाटा मोटर्स और आईओसी के नंबर्स आने बाकी हैं। एफएनओ स्पेस से डीएलएफ, एक्साइड इंडस्ट्रीज, एचपीसीएल और नवीन फ्लोराइन भी अपने नंबर्स डिक्लेयर करते हुए दिखेंगे। साथ ही सीईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस है 4:45 बजे, और भारत का जीडीपी ग्रोथ और कोर इंफ्रा आउटपुट डेटा भी आज शाम 5:30 बजे तक आता हुआ नजर आएगा। सोम डिस्टिलरीज राइट्स इशू का आखिरी दिन है। करीबन 1750 लाख यानी 17.5 करोड़ का ये कुल इशू साइज है। 35 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है इसमें। साथ ही केपीआर मिल्स नतीजों के साथ साथ बोर्ड बैठक बाईबैक पर होने वाली है, तो यहाँ पर हमारी नजर रहेगी कि कितना साइज का और क्या प्राइस पर ये बाईबैक लाते हुए दिख रहे हैं। साथ ही अगर आप ग्लोबली बात करें तो चीन और साउथ कोरिया के बाजार तो आज बंद ही है। सिंगापुर, हांगकांग, मलेशिया भी आज अर्ली क्लोज होते हुए नजर आएंगे। यूरो
यूरोजोन के जीडीपी आंकड़े भी आते हुए दिखेंगे। मोर इम्पोर्टेंटली कल के सत्र में निफ्टी में अदानी पोर्ट्स, टेक महिंद्रा अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी, साथ ही चोला इन्वेस्टमेंट, इंडियन होटल्स और जेएसपीएल अपने नंबर्स डिक्लेयर करते हुए दिखेंगे। एफएनओ स्पेस से बजट पर हमारी नजर रहेगी सुबह 11 बजे और पनेशिया बायोटेक 1 फरवरी को बोर्ड बैठक में पूंजी जुटाने पर फैसला होता हुआ भी दिखेगा। साथ ही जनवरी 2022 के ऑटो बिक्री आंकड़ों पर भी हमें नजर रखनी है और कल के सत्र में चीन, हांगकांग, सिंगापुर और मलेशिया के बाजार बंद रहेंगे। बुधवार 2 फेब को एचडीएफसी लिमिटेड और टाटा कंज्यूमर निफ्टी से अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। साथ ही एफएनओ की अपोलो टायर्स, बलरामपुर चीनी, डाबर, जुबिलेंट फूड, एमएनएम फाइनेंस और जी एंटरटेनमेंट अपने नंबर्स डिक्लेयर करते हुए दिखेंगे। इनफैक्ट जुबिलेंट फूड का नतीजों के साथ साथ शेयर विभाजन पर भी बोर्ड बैठक होने वाली है। बलरामपुर चीनी भी फंड जुटाने पर बोर्ड बैठक करता हुआ दिखेगा। 2 कंपनियां एक्स इंटरिम डिविडेंड ट्रेड करती हुई दिखेंगी 2 फरवरी को, कॉनकोर और टोरेंट फार्मा। और ग्लोबली आप देखिए ओपेक प्लस की बैठक होने वाली है। साथ ही चीन, हांगकांग, साउथ कोरिया और सिंगापुर के बाजार बंद रहेंगे और यूरोजोन के कोर सीपीआई आंकड़े भी आते हुए दिखेंगे 2 फरवरी को। ओके, तो ये है आपके लिए ट्रिगर्स। और ट्रिगर्स में आपने कौन कौन से बाजार बताए बंद रहेंगे? सर चाइना, साउथ कोरिया आज तो बंद रहेंगे, अब बंद है ही है। अब ये जिस दिन खुले उस दिन बता देना, बार बार बंद रहेंगे बोल बोल के ना, वो जो हमें तकलीफ होती है नहीं चाहिए। हाँ। जिस दिन चाइना खुले उस दिन बता देना सीधा कि आज खुल रहे हैं, अगले मंडे है। ठीक बात है, नहीं तो पूरे हफ्ते छुट्टी है। पूरे हफ्ते छुट्टी है, मजे ले रहे हैं वो लोग। चलिए, तो ये है आपके लिए कौन से बाजार में एक्शन है और कहां पर बाजार की नजर है। पर नतीजे जो ऑलरेडी आज आ चुके हैं और खबरों का इम्पैक्ट, वरुण बताएं इनके बारे में। ओके, सबसे पहले सन फार्मा नतीजे अनुमान से बेहतर है। 1810 करोड़ के आसपास का मुनाफा का अनुमान था, 2060 करोड़ पे आया है। मार्जिन 27% से घट के 26.4%, 7 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। यूपीएल मुनाफा 936 करोड़ पे आया है, 909 करोड़ के आसपास का अनुमान था। मार्जिन 24% से घटकर 23.6%, लेकिन 22% के आसपास का अनुमान था। पॉलीमेडिकेयर मुनाफा बिना बदलाव के करीब 35 करोड़ रुपए के आसपास आया है। मार्जिन जो है 29% से गिर के 22%। ताज जीवी के मुनाफा 96 लाख से बढ़ के 14.5 करोड़ पे आया है। हेस्टर बायो मुनाफा 13 करोड़ से घट के 8.3 करोड़। अपार इंडस्ट्रीज मुनाफा 82.5 करोड़ से घट के 55 करोड़। एलटी फूड मुनाफा 66 करोड़ से बढ़कर 71.14 करोड़ के आसपास आया है। इन्फीबीन एवेन्यूज बोनस शेयर जारी करने को बोर्ड ने मंजूरी दी है। 1:1 के आसपास का जो बोनस शेयर है वो दिया जाएगा। इसके अलावा एक्सक्लूसिव खबर जो हमने आपको बताई, न्यू इंडिया एश्योरेंस और जीआईसी के लिए सरकार जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के लिए पूंजी पे बूस्टर डोज दे सकती है। करीब 5 से 7 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास की पूंजी जो है उसका ऐलान हो सकता है। कंपनियों को सॉल्वेंसी को बेहतर करने के लिए ये ऐलान जो है वो हो सकता है। इसका इम्पैक्ट आपने स्टॉक्स पे भी देखा। इसके अलावा फोर्टिस हेल्थकेयर के केस में रेलिगे एंटरप्राइजेस ने सेटलमेंट कर दिया है। रेलिगे एंटरप्राइजेस ने करीब 1.82 करोड़ रुपए के आसपास जो अदा सेबी को कर दिया है और इसके तहत सेटलमेंट किया है। इस कंपनी के जो सीएफओ है, पूर्व सीएफओ, उन्होंने भी रकम दे दी है। एनएमडीसी लंपोर और फाइन ओर के दाम जो है उसमें बढ़ोतरी कर दी है। करीब 5,200 रुपये प्रति टन के आसपास अब यह है लंपोर की कीमतें। भारतीय एयरटेल, इस कंपनी ने एक कंपनी का अधिग्रहण किया है। करीब 25% के आसपास का स्टेक जो है वो लेवल नेटवर्क्स में इस कंपनी ने खरीदा है। वीएसटी टीलर्स ब्रश कटर प्रोडक्ट के लिए इस कंपनी ने एक नई स्कीम लॉन्च की है। ग्राहक 1 रुपये दे के ले के जा सकते हैं इस प्रोडक्ट को और 2 से 12 महीने में बाकी पैसे चुकाने होंगे। ताज जीवी के विवांता के रिन्यूएबल को बोर्ड ने मंजूरी दी है। बंधन बैंक MCLR की कटौती की गई है इस बैंक की तरफ से और ONGC में ब्लॉक डील हुई है 21 लाख शेयर की। ये वीएसटी टीलर्स जो जैन साहब का फेवरेट स्टॉक है, हाँ, क्या उसमें 1 रुपये में क्या मिलता है? अनिल, जो ब्रश कटर्स आते हैं बेसिकली वो घास वास काटने के लिए एक ऐसी नहीं आती मशीन, उसमें आप 1 रुपये दो, प्रोडक्ट लेके जाओ, बाकी 2 से 12 महीने में पैसे चुकाओ। इंस्टॉलमेंट, EMI, इजी EMI। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। इसको क्या समझा जाए, बिकनी रहे या फिर मतलब बहुत एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी? जैन साहब आएंगे, याद रखना है, जैन साहब को पूछना है। ठीक है, वीएसटी टीलर्स, ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन अब तक का जो बताया है वरुण ने। आइए, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल और उन सब का करते हैं स्वागत। पहला बिगुल सचिन जी के लिए BTSTT का। बताएं सचिन जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर फ्रेश ब्रेकआउट नजर आ रहा है SBI इस पर्टिकुलर काउंटर में। जिस तरीके से इसके मोमेंटम एवरेजेस प्लेस्ड है, लगभग मुझे लग रहा है 555 तक ये मूव एक्सटेंड होनी चाहिए एंड स्टॉप लॉस अभी यहाँ से लगाना है अराउंड 534 पे एंड खरीदारी करनी है SBI के फ्यूचर में 555 के टारगेट के लिए। ओके, तो SBI का फ्यूचर खरीदे, क्या बात है, SBI 540 हो गया बात करते करते। वाओ, गजब का एक्शन।
ओके, और 534 का स्टॉप लॉस 555 ये है आपके लिए नंबर जिस पर करना है फोकस। ओके, जो दीप मुझे पूछ रहे थे कि आखिरी 1.5 घंटे में मार्केट मजबूत रहेगा नहीं रहेगा, तो मैंने कहा आपके आसपास में कुछ ऐसा हो जाए और खराब हो जाए तब तो पता नहीं, बाकी तो होना नहीं है। तो दीप कुछ है ऐसा आपके आसपास में जो कुछ ऐसा ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकता है? पॉइंट ये है सर कि जो मेरे आसपास में है वो जाने जाते हैं कि मोमेंटम वो सही पकड़ लेते हैं, और वो अच्छा और मजबूत कर दें या फिर यहाँ से खराब कर दें, ये पता नहीं। तो आइए लंबे समय बाद स्वागत करते हैं एक बार फिर से स्टूडियो में। आशु मदान साहब हमारे साथ है और बजट के लिए सबसे पहले पहुंचने वाले आशु सर हैं। सर स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। सर बजट के लिए तो वो मेमो आया था हाँ। कि कल सारे एनालिस्ट आ रहे हैं। हाँ। एंकर्स ने आज आना था, तो मैं तो इंटरनल मेमो आया था सर, वो एंकर्स को पहले आना है, एनालिस्ट कल आ रहे हैं सारे। एंकर्स के साथ एक बड़ी समस्या है, एंकर्स को आना नहीं था कल, एंकर्स को तो जाना ही नहीं था। स्टेशन है, खाली एंकर्स में थोड़ी बहुत छूट भी कभी कभार मुझे मिलती है कि मैं दिल्ली से कर लूँ, कहीं से कर लूँ। बट स्वागत है आपका। बताइए सर, क्या व्यू बन रहा है मार्केट में? सर अभी मैं आपकी कमेंट्री सुन रहा था, उसमें आपने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली कि जो ये रिवर्सल है इसमें बजट का कोई रोल नहीं है। ये रोल है वो जो कटान हुई, जो सब कुछ हुआ, मतलब उस वजह से है। तो और ग्लोबल मार्केट्स ने सपोर्ट किया वीकेंड पे, और ऑब्वियसली अब बजट की एक होप तो है, तो एक टर्न अराउंड अच्छा है। अब अनिल जी, बजट तो मतलब किसी के हाथ में नहीं है कि क्या कह सकते हैं। जो एक चीज़ है कि अगर खराब ना आया तो भी ठीक बजट है। बट अनिल जी, सबसे बड़ी जो अब 1 दिन बाद या 2 दिन बाद क्या हो जाएगा ना, ग्लोबल मार्केट्स, एफआई सेलिंग, और तीसरी चीज वैल्यूएशन। मैं अनिल जी 2 मिनट लूंगा आपको, मतलब बजट तो कल हम बहुत डिस्कस करेंगे और बहुत सारे एनालिस्ट होंगे तो टाइम कम मिलेगा। मैं बजट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी की बात कर रहा हूं। जो मार्केट की अनिल जी फेयर वैल्यू है वो है कोई 15,000 साढ़े 15,000 के करीब। अभी अनिल जी अब क्या हुआ, दिसंबर में न्यू हाई क्या टच किया था अनिल जी? 18,500 600, 18,500, वहां से कितनी करेक्शन आई? 2,000 पॉइंट की, 16,400, ठीक है। उसके बाद वापस 18,200 गया, 300 गया, 18,350, 18,300, मतलब आज 18,400 और बाकी 18,350, 18,300 और 16,800 था थर्सडे के एक्सपायरी से पहले, 16,833, 1,500 पॉइंट निकाल दिए। मार्केट कहाँ है? वहीं का वहीं, आपसे या जो ट्रेडर से 3,500 पॉइंट स्मार्ट मनी ले जा चुका है। करेक्ट, आप समझ रहे हैं? हाँ, मतलब मार्केट वहीं का वहीं है, 17.5 के आसपास, 18 के आसपास, फिर 18 जा सकता है, फिर आपसे 1,000 पॉइंट या 1,500 पॉइंट लेके जाएगा। सो स्मार्ट मनी क्या कर रही है कि अनिल जी, एक जो बार बार बात आती है कि कहीं ना कहीं वैल्यूएशन, वो जो मैं जिसकी वजह से मैं बोलता हूं कि 18 साढ़े 18,000 बहुत हो गया। अब कोई अनिल जी कोई टेक्निकल चार्ट तो मेरे पास है नहीं कि एग्जैक्ट कोई 100 पॉइंट प्लस माइनस। आई एम टॉकिंग अबाउट प्योरली ऑन दी सिचुएशन विच इज हाईली ओवरबॉट एंड दी वैल्यूएशन, जिसकी वजह से 18 साढ़े 18,000 पे आप पैसे नहीं बना पाएंगे। और वो हो सकता है मार्केट वहीं पे रखे स्मार्ट मनी, और आपसे हर बार 1,500 पॉइंट, 2,000 पॉइंट, 1,500 पॉइंट ले जाएंगे, और मार्केट वहीं की रहेंगी, आप 5,000 पॉइंट चले जाएंगे। इंटरेस्टिंग चीज है अनिल जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट। या तो मार्केट 15,000 पे आ जाए, एक ही बार आ जाए ना, 3,000 पॉइंट खत्म हो, तो वैल्यूएशन अच्छी हो जाए, बिंदास ले पाए। करेक्ट। नहीं तो क्या होगा, अभी हम टेंटेटिव हो जाएंगे, अभी हमारा नया माल कटा है, लॉस हुआ है, लिक्विड ऑक्सीजन जैसा हो गया। हाँ बिल्कुल। फिर अभी आज का लगेगा 400 पॉइंट ऊपर है, नहीं कहीं मैं मिस तो नहीं कर रहा हूं, बजट में स्पीच अच्छी आएगी, शुरू होगी, ये ले लो वो ले लो, फिर बढ़ेंगे, फिर 18,000 से कर देगा। सो अनिल जी, कहने का मतलब है ये डिफिकल्ट मार्केट है इन्वेस्टर के लिए। बहुत लंबी बात करूं तो ये 19,000 22,000, ये मुझे तो खैर कहीं से समझ नहीं आता, पहली चीज। दूसरी चीज अनिल जी, जो रिजल्ट्स हैं सारे डिस्काउंट, देखिए फार्मा सेक्टर, आईटी सेक्टर, एफएमसीजी में कुछ खास है ही नहीं। ये सारे सेक्टर आपके पास मतलब आपके पास है, मतलब कुछ भी नहीं मिला। आधे भी स्टॉक हो गए कहीं में, तो मतलब कैडिला वेडिला देखिए 200 300, और फार्मा 200 300 400। एचसीएल टेक में तो अनिल जी वो ऐसा थप्पड़ पड़ता है, वो डॉक्टर डैंग की गूंज वाला पड़ता है हर क्वार्टर पे, कि गूंज आपको याद रहेगी कि आपने रिजल्ट पे एचसीएल टेक ले लिया था। तो वो तो ऐसा थप्पड़ पड़ता है अनिल जी कि याद रहता है कि मतलब। तो इसके चलते अनिल जी मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ। मतलब यह है कि बाउंस बैक जरूर हो सकता है। 1-2 स्प्रेड्स है अनिल जी, क्योंकि कल लेना है, कुछ ना कुछ तो लेना ही है, और कल के लिए लेना है कि अगर कुछ अच्छा आ गया तो फिर मिस कर जाएंगे, या मिस तो नहीं करेंगे। कुछ नहीं लेंगे तो बजट में मन भी नहीं बैठेंगे, मन भी नहीं लगेगा। हाँ, मन भी नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं ले सकते ना अनिल जी। अब जैसे कई बार क्या होता है, अब आप किसी एनालिस्ट को सुन लो, किसी ब्रोकिंग हाउस को सुनो, टाटा पावर मस्ट बाय है कल के लिए। अब ऐसे लग रहा है सीतारमन जी सबका लिख के ही जाएंगी, हाँ भाई किस किसने कितने में लिया हुआ है, 20-20 रुपए पर दे दो मेरे को सारे लॉट। अब इतना आसान तो नहीं होता ना जी बजट। तो मुझे इन चीजों से आपको पता नहीं थी, मुझे डर लगता है। एंड मैं जरूर हाईलाइट करता हूं कि मतलब देयर इज नो इजी मनी ऑन द टेबल। मेटल्स में भी अनिल जी सेल देखो कन्विंसिंगली 100 से नीचे है, मतलब तो कुछ
क्या दमदार देंगे अनिल जी? अब ये तो आप बड़े बड़े दिग्गजों से मतलब बात करेंगे। फोकस कुछ सेलेक्टिव स्टॉक्स पे बहुत करें। selective मैं आपके stock पास पे। आ रहा हूँ, एक मिनट जल्दी से। किरण जी बहुत बेताब हो रहे हैं। किरण जी कह रहे हैं कि भाई मेरा जल्दी से स्पेशल पिक का एक बिगुल तो आप बजाई दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास फिर से आता हूँ। किरण जी के लिए बिगुल। बताएं किरण जी। अनिल जी थैंक यू। ये स्पेशल बिगुल रहेगा और हाई कन्विक्शन कॉल है, और मैं जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ वो आजकल के लिए नहीं है, मुझे लगता है ये फरवरी सीरीज के लिए रहेगी। आपको बाय करना है बैंक ऑफ बड़ौदा का 105 का कॉल ऑप्शन, जो कि अभी 7 रुपए के आसपास मिल रहा है। 4 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स मेरे 25 से लेके 30 के टारगेट देखने को मिलेंगे। 7 रुपए पे बाय करना है, 4 रुपए का स्टॉप लॉस, 25 से 30 रुपए का टारगेट। जो ये पैटर्न बना रहा है, एक परफेक्ट कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट देते नजर आ रहे हैं हम। और ये मेरा टारगेट कैश लेवल्स पे 135 140 का है। शायद ये अगले हफ्ते भी आ सकता है। बजट में ऐसा कुछ जादू जैसा कुछ हो गया पीएसयू बैंक के लिए, तो ये टारगेट जल्दबाजी में आ सकते हैं। पर मेरा मानना है कि आपके रिस्क बहुत कम है। अगर ऑप्शन स्ट्रेटेजी के जरिए चलते हैं तो 3 रुपए का रिस्क है, और रिवॉर्ड देखिए अनिल जी, 7 रुपए में बाय करेंगे, 25 से 30 रुपए के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में बेहतरीन है, ये रिस्क लेके चलना चाहिए। और आपको अगर ऑप्शन के जरिए नहीं ट्रेड करना है तो कैश में बाय करके चलना चाहिए। 7 रुपए में बाय कीजिए, 107 रुपए में 100 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, और 135 140 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग पोजिशंस क्रिएट करें। बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, माफ कीजिएगा एसबीआई पसंद किया सचिन जी ने। हिमांशु जी के लिए भी एक बिगुल जल्दी से, और उसके बाद सुमित जी भी तैयार है। हिमांशु जी बताएं सर, बिगुल के बाद। बताएं सर। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। सर खरीदना है एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज को, और पहले मैं ट्रेड बता देता हूं। यहाँ पर एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज की 4700 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन हम अनिल जी खरीदेंगे, जो कि लगभग 205-210 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। यहाँ पर 175 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे। पहला टारगेट 255-260 रुपए का, और दूसरा टारगेट 295 से 300 रुपए तक का आते हुए नजर आ सकता है। अब अनिल जी रैशनल एलएनटी टेक्नोलॉजीज में ये है खरीदने का कि अगर आप इसका डेरिवेटिव्स डेटा देखें तो 65,000 शेयर का ओआई एडिशन था 4,700 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में, जिसमें से 40,500 की स्ट्राइक की ऑलरेडी कॉल राइटर में अनवाइंडिंग यहाँ पर सुबह से होते हुए नजर आई है। 7.5% का ओआई एडिशन है, और क्लियर कट जिस तरह से नेस्डैक में हमने फ्राइडे को रिकवरी देखी, आज यहाँ पर अगर हम एक बैंकिंग सेक्टर में जो एक लेट रिकवरी देखने को मिली है उसको छोड़ दें, तो आईटी क्लियर कट एक ऐसा सेक्टर है जहां से एक सपोर्ट आता हुआ नजर आया है। मुझे लगता है एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज 5,000 के लिए जाने के लिए तैयार है, और इसको प्ले करने के लिए 4,700 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन यहाँ पर मैं खरीद कर चलने को सलाह दूंगा, जिसके 260 और 300 रुपए तक के टारगेट्स कल तक आते हुए नजर आ सकते हैं। एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज एलटीटीएस 4700 का कॉल ऑप्शन खरीद कर रख लीजिए। ये मानना है हिमांशु जी का बेहद बुलिश। 300 रुपए तक के टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। स्टॉक में जबरदस्त एक्शन के लिए तैयार है सुमित जी बिगुल के बाद। सुमित का सुपर हिट। सुमित जी बताइए। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी बाय का स्टॉक है, बैंकिंग स्टॉक्स में मोमेंटम है, और एचडीएफसी बैंक में मेरे को लग रहा है यहां से बाउंस बैक, पुल बैक ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। 1482 1483 का अभी भाव चल रहा है, 1483। एचडीएफसी बैंक में यहां पे खरीदारी करें। स्टॉक के अंदर यहां से मोमेंटम बनना चाहिए और एक अच्छा बाउंस यहां से ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। नीचे में 1460 का स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में 1510 रुपए से लेके 1525 रुपए तक के टारगेट 1 से 2 दिनों के अंदर एचडीएफसी बैंक में देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शंस के जरिए भी यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है। 1490 वाला कॉल अभी 3839 पे अवेलेबल है। 1490 वाला कॉल 30 रुपए के स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी करें। ऊपर में टारगेट 50 रुपए से लेके 60 रुपए तक के 1490 की कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं, और स्पॉट लेवल के हिसाब से 1510 से 1525 तक के टारगेट देखने को मिलने चाहिए। खरीदारी करें एचडीएफसी बैंक। तो ये है आपके लिए एचडीएफसी बैंक पर खरीदारी करने की राय सुमित जी की तरफ से। अगला बिगुल है आशु सर के लिए, उनकी तरफ से आ रही है बेहतरीन स्प्रेड की स्ट्रेटेजी। बताएं आशु सर। अनिल जी बुल स्प्रेड है एलएनटी का। ओके। एलएनटी के रिजल्ट आ गए हैं। सुबह 50 रुपए नीचे खुल के ऊपर स्टेबल भी हो गया। ऊपर 2050-70 से जाके
करेक्शन भी दे गया, जो हमने कहा था कि अच्छा भाव लगता है, लेकिन इतनी करेक्शन उम्मीद नहीं थी। तो अनिल जी बजट है, इंफ्रा है, सेफ बेट है, लेकिन पैसे बहुत कम लगाने, सेफ ही बहुत अनसेफ होता है। तो अनिल जी 1900 रुपए की कॉल लेनी है, ठीक है। 1900 स्ट्राइक की, अभी फ्यूचर चल रहा है 1912-15, ठीक है। 1900 स्ट्राइक की कॉल लेनी है, जिसका भाव भी स्क्रीन पे आ रहा है 66-67। और अनिल जी 2000 की 2 कॉल बेचनी है 27 रुपए पे। ओके। तो अनिल जी 66 माइनस 54, ये 12, 13, 14 रुपए में स्प्रेड बनेगा। तो अनिल जी -14 रुपए में, हाँ मतलब मैक्सिमम 14 रुपए में। तो नीचे से तो अनिल जी आप सुकून की, मतलब आपकी लाइफ है, कुछ नहीं हो सकता। ऊपर कहां तक सेफ है अनिल जी? 2100 तक। अच्छा, 1900 से 2100 तक सेफ है, वहाँ भी इतनी मारामारी कोई लगती नहीं है अनिल जी। 50-70 रुपए बढ़ जाए बहुत खुशी होगी, बड़ा अच्छा लगेगा, और उतनी मूव आ सकती है। आईवीज हाई हैं, ऑप्शंस बेचने का भी उतना ही इंपॉर्टेंट ट्रेड है जितना लेने का है, क्योंकि वो हवा में गायब हो जाना है। मंथ छोटा है, 24 फरवरी की एक्सपायरी है, कोई लंबा चौड़ा वो नहीं है। कल के बाद सब प्रीमियम 2 दिन में बराबर हो जाने हैं। तो एक तो अनिल जी लेना है LNT, और दूसरा अनिल जी लेना है रिलायंस। रिलायंस की भी सेम स्ट्रैटेजी अनिल जी, अभी चल रहा है 2400, और 2400 की कॉल लेनी है, जिसका भाव चल रहा है 70 रुपए, 69.70 है, मैं हायर मान के चल रहा हूँ 70 रुपए। और 32-33 रुपए की कॉल है अनिल जी 2500 की। तो अनिल जी एक लेके अगर ये 2 बेचते हैं तो ये स्प्रेड बनेगा सिर्फ 6 रुपए में, मतलब 2406 पे आपका रिलायंस का फ्यूचर खड़ा हो गया, और आप 2600 रुपए तक सेफ है। तो अनिल जी दोनों दिग्गज स्टॉक है, बजट के बेनिफिट में पार्टिसिपेट करेंगे, जरूर करेंगे दोनों। 100 रुपए की मूव आएगी, आपका जैकपॉट लग जाएगा, जाने को कुछ भी नहीं है। तो अनिल जी अगर शांति वाला के हर भाव, हर उथल पुथल पे किसी को नहीं चाहिए कि एक स्टेटमेंट पे ये हो गया, वैसे भी देखो, अगर आप एक कॉल ले रहे हैं, एक कॉल बेच रहे हैं, तो मार्जिन आपका कम हो जाता है। खाली एक एक्स्ट्रा कॉल का, एक एक्स्ट्रा कॉल का अगर किसी को एग्रेसिव लेना है, कोई ज्यादा बुलिश है, तो एक भी कर सकता है, शांति से बैठ जाए, फिर तो कोई है, लेकिन वो कॉस्ट लग जाएगी। अपने को है कि कॉस्ट नहीं देनी है। किसी के पास पैसे कम है तो एक कॉल लेके एक कॉल बेच दो। ये व्यू पैसे कम से ज्यादा स्टॉक पे या मार्केट पे कितना बड़ा व्यू वो ज्यादा है। पैसे तो अनिल जी ले ही आते हैं, जिससे ट्रेडिंग करनी है वो पैसे तो ले ही आते हैं। तो ऐसे तो मतलब फिर एक भी क्यों बेचनी है सर, मतलब बिल्कुल ही ले लो, क्यों मार्जिन देना, मतलब कॉल ही ले लो। बट वो सर कॉल के जब ऊपर के भाव टूटेंगे ना, तो वो ऐसे पिघलेंगे कि मतलब स्पीच के बाद ही देखना कैसे हो जाता है। तो ये बाकी ये मतलब ट्रेंड मैंने बता दिया कि 2 स्टॉक्स किनमें इंटरेस्ट है सर के बजट को लेके, तो इन दोनों में ऑयल एंड गैस की भी आप बात ही कर रहे थे। तो स्प्रेड आप अपनी मर्जी से बना लें, अपना रिकमेंडेड ये है, ताकि कॉस्ट कम हो, और नीचे की तो बिल्कुल शांति चाहिए। 17,100 जी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। फिर 500-600 पॉइंट एकदम निकलेंगे अगर 17,100 17,050 टूट गया तो। बंद में ना, बंद में हाँ। बंद खुलेगी तो ये ना, मैं एक बात बताऊं, ये बंद खुला ना, हम एनालिस्ट कंफर्ट देते हैं, लेते हैं एक दूसरे को। बंद खुला जब टूट गया, अच्छा एक बात बताओ अनिल जी, मैं आपसे पूछता हूँ, 17,100 टूट गया, मैंने ही कॉल दी, 11 बजे टूट गया, 3 बजे 16,950 है, अब बंद में आ गया, 150 पॉइंट तो निकल गए, निकल गए ना। और अगर 17 मतलब फिर हम कहेंगे नहीं नहीं 17 टूट गया, अरे बंद की वेट करते करते बंद हो जाता है। पिछली बार कितनी बार ऐसा हुआ ना, 2 दिन ऐसे नीचे खुल के वापस ऊपर भी तो आ जाते हैं। देखो क्लोजिंग की अपनी इंपॉर्टेंस है सर, लेकिन मैं कह रहा हूं उसमें दोनों तरफ की चीज है, फिर वो बिल्कुल ही निकल जाता है। उसमें क्या होता है आशुतोष, देखो थोड़ा अपना भी दिमाग लगाना, हाँ ये जरूर है, क्योंकि क्या है कि डाउ फ्यूचर ही 500 नीचे दिख रहा है आपको, और फिर आपका भी खराब, फिर आप बंद कर क्यों इंतजार करो, है ना। अगर लेकिन जैसे डाउ फ्यूचर 25 पॉइंट नीचे है और थोड़ा आपको लग रहा है खराब लगे, तो फिर आप इंतजार करो, तो थोड़ा मतलब ऐसा मतलब जैसे कॉम्बिनेशन बहुत सारी चीजें लगानी पड़ती है। लोग पकड़ लेते हैं एनालिस्ट को, एग्जैक्ट बोला था जी, वो कैसे कह सकते हैं एग्जैक्ट सर, वो प्रिसाइज तो नहीं सकता। केपीओ में तो केपीओ टाइप ही काम होगा, तो खुद का भी करना जरूरी है। ओके, तो आशुतोष की तरफ से LNT और रिलायंस, इन दोनों में ही ऑप्शंस के जरिए स्ट्रेटजी बनाने की राय है इस वक्त। आइए सचिन जी की भी राय सुन लेते हैं, उनके लिए बिगुल। उससे पहले बता दूं मैं आपको, ये नीचे जो आ रहा है आशुतोष आप भी सुनिएगा, और बाकी सब लोग भी जरा ट्वीट करिए, एक ऐसा नंबर जो वित्त मंत्री सबसे ज्यादा बार बोलेगी इस बजट में, गेस व्हाट, और इसी के आसपास बजट बनेगा पूरा का पूरा, इस नंबर के आसपास। बस आप अंदाजा लगाइए अपना, बस ठीक है। बस थोड़ी देर में हम बताएंगे, ये बिग ब्रेकिंग है जो थोड़ी देर में हम आपको बताने वाले हैं कि किस नंबर के आसपास बनेगा बजट। देखिएगा, मिस मत करिएगा, थोड़ी सी देर में आपको बताने के लिए हम हैं तैयार, और ये बेहद इंटरेस्टिंग, बेहद बड़ी बिग ब्रेकिंग खबर आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक सचिन जी के लिए बिगुल। सचिन जी बताएं सर जल्दी से।
अनिल जी, हाई रिस्क ट्रेड है, स्टॉक है टाटा मोटर्स, नंबर्स आने वाले हैं, इसलिए मैं लेवल्स कैश के दे रहा हूँ। जिस तरीके से इसने पिछले 4 हफ्तों का एक कंसोलिडेशन दिया था, मुझे लग रहा है वो कंसोलिडेशन मैच्योर हो चुका है एंड लगभग यहाँ पर एक काफी अच्छे शॉर्ट टर्म स्क्वीज के बाद एक एक्सपेंशन होना चाहिए। सो 544 के टारगेट के लिए यहाँ पर पोजीशन आपको लॉन्ग में बनानी है। स्टॉप लॉस यहाँ से लगाना है अराउंड 502 पे एंड खरीदारी करनी है टाटा मोटर्स में। टाटा मोटर से आज नतीजे से पहले खरीदारी करने वाला वो स्टॉक जो सचिन जी को पसंद है, यहां पर आप फोकस करिए। सर, टाटा मोटर्स एसबीआई कोई व्यू आपका? सर पीएसयू देखिए सर, एसबीआई और टाटा मोटर्स। सर एसबीआई पॉजिटिव है बिल्कुल, पीएसयू बैंक पॉजिटिव है सर, बैंक निफ्टी इतना पॉजिटिव नहीं है, लेकिन फॉर ए चेंज मतलब सरप्राइजिंगली पीएसयू बैंक बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं और एसबीआई तो सर उन तीनों में बेस्ट है, डेफिनेटली है। और इस बार तो सर वो 515-20 का लेवल भी क्रॉस कर गया, जहां से रुकता था, थमता था, फिर थोड़ा नीचे आता था, तो स्ट्रेंथ तो बहुत ज्यादा है जी। ओके, तो एसबीआई में स्ट्रेंथ है, बैंक ऑफ बड़ौदा में स्ट्रेंथ है, कॉल्स भी आपके लिए दमदार आ रही हैं हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। तो पीएसयू बैंक्स ये बाजार की एक हाईलाइट है इस समय। 400 पॉइंट्स ऊपर बैंक निफ्टी इस समय फिर से आते हुए दिख रहा है, तो बैंक्स का एक्शन और बनते हुए है। बिल्कुल तैयार है जय जी। जैकपॉट शेयर कर, जैकपॉट शेयर भी, हाँ शेयर ही होगा, जैकपॉट नहीं तो कैश का ऑप्शन ही बोल देते, जय का जैकपॉट। जय बताएं। जी दीपांशु, बिल्कुल स्टॉक पर ही व्यू है, बिकॉज बैंक निफ्टी पर एक और अपडेट दे दूंगा कि बैंक निफ्टी पर हमने जो सुबह कॉल ऑप्शन दिया था, बैंक निफ्टी काफी नेगेटिव या तो फ्लैट चल रहा था, अच्छी बढ़त वहां पे देखने मिली और अच्छी बढ़त उसके कॉल ऑप्शन में भी देखने मिली है। 100-125 पॉइंट उसका कॉल ऑप्शन अप है अपने रेकमेंडेड प्राइस से। अभी स्टॉक जो है वो बजाज फिनसर्व है, इसको खरीद कर चलना है। इसका फ्यूचर्स 15,670 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है फ्यूचर्स में दीपांशु, इसको खरीद कर चले। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस नीचे जो लगाना रहेगा वो 15,415 पर है, सो 15,415 पर आप फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस लगाया बजाज फिनसर्व में। यहाँ पे जो टारगेट्स पहले बन रहे हैं दैट इज 16,300 एंड सेकेंड टारगेट जो बन रहा है वो है 16,540। सो ये दो टारगेट्स के लिए आप बजाज फिनसर्व का फ्यूचर्स खरीदें। इनफैक्ट दीपांशु, लास्ट वीक में हमने बजाज फाइनेंस के ऊपर कॉल दिया था, वहां पे एक अच्छा ट्रेड देखने मिला, अच्छा मूव आया, सिमिलर काइंड ऑफ मूव बजाज फिनसर्व में भी देखने मिलेगा, ऐसा लग रहा है मुझे। सो इसको लॉन्ग करके चले। बजाज फिनसर्व पर आपके लिए कॉल आती हुई दिख रही है, कुछ एनबीएफसीज पर भी आपको मोमेंटम बनते हुए दिखेगा, तो अच्छी बात है कि बाजार का पार्टिसिपेशन और बढ़ रहा है। पर एक स्टॉक 11% ऊपर है, इन्फो एज, इस पर तो आपने जबरदस्त मूव देखी है। सुबह जी सुबह 4600 के लेवल्स की बात हो रही थी, वो तो आसानी से ओपनिंग में क्रॉस किया, पर अभी भी और तेजी बनी हुई है। अब 5000 और 5000 की ऊपर की रफ्तार दिखती है इन्फो एज में, 11% ऊपर इस समय। दीपांशु बिल्कुल देखने को मिल सकता है 5000 का इसका इमीडिएट साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होगा। जैसे ही 5000 का लेवल ब्रेक होगा तो फिर 5200 से 5250 तक का मूव इन्फो एज के अंदर यानी नौकरी के अंदर देखने को मिल सकता है। तो पोजीशंस होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। तो पोजीशंस होल्ड करें और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, ये है आपके लिए राय इन्फो एज पर आती हुई इस समय। बिल्कुल, तो आज का स्टार परफॉर्मर गजब का एक्शन होता हुआ दिखा, जितना पिटा उससे ज्यादा भागा है ये स्टॉक का, इसमें कोई डाउट नहीं। आइए, सेठी साहब तैयार हैं और सेठी साहब के स्टॉक भी बहुत तेजी से भाग रहे हैं। बताऊं? बताइए सर। बिल्कुल, हाँ, पहले जोड़ो सेठी साहब को, फिर बताता हूं। एक तो है पॉलीप्लेक्स जी, जो सेठी साहब ने दिया था शुक्रवार को वो भाग गया से। दूसरा वीएसटी टेलर्स जो 1 रुपए में अपनी वो कटर बेच रहा है। हाँ, ये सेठी साहब, आपने सुनी खबर 1 रुपए में आपका वीएसटी टेलर्स कटर्स बेच रहा है? नहीं, अभी अनिल जी थोड़ी देर पहले चैनल पर सुना, ये न्यूज कवर हो रही थी कि 1 रुपए में कटर बेच रहे हैं, बट मेरा इस 1 रुपए में कटर बेचने के ऊपर इस स्टॉक पे कॉल नहीं था, मेरा अलग कारण था इस स्टॉक पे खरीदारी करने का। और बहुत अच्छा कॉल रहा, 2950 के लेवल पे कल रिकमेंड किया, 3100 का बाद 150 रुपए का टारगेट था, आज मीट हो गया, अचीव हो गया। भाई बताएं सर, अब आज क्या इरादा है? तो अनिल जी, आज अब 2 स्टॉक्स में खरीदारी करनी है, दोनों कैश मार्केट के स्टॉक है और दमदार स्टॉक है। पहला अनिल जी, जो पहला स्टॉक है आज का वो है आईजी पेट्रो, जो कि अभी 726-27 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये कंपनी
भारत की वन ऑफ द लार्जेस्ट थैलिक एनहाइड्राइड, मतलब पैन नाम है इस प्रोडक्ट का, PAN, पी से शुरू होता है, थैलिक जो वर्ड है, थैलिक एनहाइड्राइड बनाने वाली कंपनी है ये। जो थैलिक एनहाइड्राइड है ये यूज होता है पेंट्स में, प्लास्टिक्स में, डाइज में और वाटर ट्रीटमेंट में। और आजकल तो अनिल जी US और यूरोप में इस प्रोडक्ट से को रोड कंस्ट्रक्शन में भी काम में दिया जाता है। अगर वो भारत में हो जाता है तब तो इस कंपनी को बहुत ही बड़ा फायदा होगा, क्योंकि ये इस स्पेस में 2 ही कंपनियां जो इस तरह का काम करती है। एक तो ये IG पेट्रो जो बड़ी है, और दूसरा थिरुमलाई केमिकल। अनिल जी आज इस स्टॉक को पिक करने के पीछे कारण ये भी है कि कल थिरुमलाई केमिकल के नतीजे आए थे इस तिमाही के, बहुत ही तोड़फोड़ शानदार नतीजा है। और मुझे लगता है उसकी तर्ज पे इस कंपनी के भी इस तिमाही के नतीजे, जो कि 3 तारीख को आने हैं, गुरुवार को, बहुत ही अच्छे नतीजे आने चाहिए। तो उस लिहाज से इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में अच्छा एक ट्रैक्शन देखने को मिलना चाहिए। बाकी फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, वैल्यूएशंस बहुत सस्ते हैं, 8 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी के 24% के आसपास, रिटर्न ऑन इक्विटी 23%। सितंबर तिमाही भी बहुत अच्छी थी, और इस कंपनी का एक जर्मन टेक्नोलॉजी यूज करती है ये अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, जिसके कारण इसका यील्ड भी कंपटीशन से बेटर है। तो उसके कारण भी इसके नतीजे आमतौर पे कंपटीशन से बेटर होते हैं। तो मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल जो 726-27 के आसपास खरीदना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 775 का, और स्टॉप लॉस रखता है 705 रुपए। 705 का स्टॉप लॉस, 775 के टारगेट के लिए IG पेट्रो में खरीदारी करने के लिए आए। और सुबह पनामा पेट्रो भी सेठी साहब ने दिया था। सेठी साहब, पनामा पेट्रो भी आपने दिया, जो जैन साहब को भी बार बार लगातार पसंद है, करेक्ट? हाँ अनिल जी, सब याद रखना पड़ता है, हर एक शो का कितना ध्यान रखना पड़ता है। सोचो, एंकर बनना इतना आसान काम नहीं है जितना काफी लोग सोचते हैं सेठी साहब, है ना? हाँ बिल्कुल, छोड़ देना चाहिए। हाँ देखो, सुनो आशु जी क्या बोल रहे हैं, सेठी साहब बोल रहे ख्याल ही छोड़ दो आप। नहीं, लेकिन एक क्वालिटी आशु सर में बहुत बड़ी है जो एंकर में होनी चाहिए, दूसरों बहुत नजर रखते हैं। सारी कॉल्स याद है। और सेठी जी आप तो कल मिलेंगे, ये बताऊंगा, एक लॉरेंस लैब में आपसे सपोर्ट मांगी थी और एक HCL टेक में, दोनों में इतने बड़े बड़े थप्पड़ पड़े, अपनी मांगी। सेठी साहब ने भी हमारा इक्वेशन चला नहीं वो। सेठी साहब ने भी सोचा मौका सही है, आज आए मांगने बराबर दे ही दो। आइए सेठी साहब रुकिएगा, आपसे मैं दूसरी पिक भी आपकी लेता हूं, तब तक एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ चलते हैं, और वो खबर है ये आएगा बजट में। तो आप सब लोग जो अब तक अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हैं कि कौन सा है वो नंबर जिसका जिक्र सबसे ज्यादा वित्त मंत्री करेगी, कौन सी है वो थीम जिसके आसपास बनेगा बजट, आइए हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल इस वक्त दिल्ली में हमारे साथ जुड़ रही हैं, बता रही हैं वो नंबर जिसके आसपास, वो थीम जिसके आसपास आने वाला है ये बजट। देखते हैं ये आएगा बजट में। स्वाति बताइए कौन सा है वो नंबर जिसके आसपास बजट में सबसे ज्यादा अनाउंसमेंट होंगे, कौन सी है वो थीम? देखिए अनिल जी, बहुत बढ़िया बिल्डअप हो गया है, बहुत सारे लोग बहुत सारे नंबर्स की बात कर रहे हैं जब से आपने ट्वीट किया है और आपने दर्शकों को कहा है। बट मैं बता दूं, रियली कोई अगर देखे तो ये नंबर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ऐसे सोचे तो मैं बता देती हूँ 75 है वो नंबर जिस पर वित्त मंत्री सबसे ज्यादा बात करेंगी। रियली यहाँ पे नो पॉइंट फॉर गेसिंग। बजट में हम आजादी के 75 साल मना रहे हैं और यही थीम है इस पूरे के पूरे बजट की। मैं आपको बता दूं बहुत इंटरेस्टिंग वे में ये बजट बनाया गया है और 75 हाई स्पीड ट्रेन के अनाउंसमेंट होगी। 75 टूरिस्ट रूट पर विस्टा डोम वाली ट्रेन है। विस्टा डोम मतलब आपको सनरूफ जो रहता है, मतलब ट्रेन के ऊपर जो रूफ है वो आर पार ट्रांसपेरेंट है, जैसे गाड़ियों में सनरूफ रहता है वैसी मॉडर्न ट्रेन ऐसी 75 टूरिस्ट रूट पर चलेंगी ये ट्रेन। 75 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स होंगे, ऑफ कोर्स इसमें कुछ नए होंगे, कुछ को अपग्रेड किया जाएगा और 75 यहाँ आज़ादी से जुड़े स्थानों के लिए सड़क, रेल और हवाई संपर्क कनेक्टिविटी पर फोकस है। तो ऐसे स्थान डिसाइड किए जाएंगे जहाँ आज़ादी से जुड़े मतलब ये पूरी थीम है 75 को देखते हुए। इसके अलावा हम देखें तो 75 पूरी तरह डिजिटल गांव, अभी तक आप देखिए सरकार की फोकस जो रूरल की तरफ है वो यहाँ बढ़ते हुए दिख रही है। डिजिटल गांव 75 यहाँ आइडेंटिफाई किए जाएंगे, उनको पूरी तरह डिजिटल बनाया जाएगा। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रहेगा, खासकर ईवी कॉरिडोर। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है सर, इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉरिडोर की तरह ये एक एडवांस स्टेज में हम देखेंगे नए नेशनल हाईवेज, यानी जो ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इनकम्पास करे
ऐसे हाईवेज अब बनेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी को जो सपोर्ट करे, और एक्सप्रेसवे, हाईवे कनेक्टिविटी, ये बहुत बड़ी थीम होगी इस पूरे बजट की। जोड़ना पूरे भारत को, हर रूरल जगह को, मेन पूरे देश में कनेक्टिविटी बढ़े, ये फोकस है। और 75वीं साल जो हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आप देखिए इसी पर ये पूरी थीम है। ओके, तो ये है आपके लिए इस वक्त आज कल के बजट की सबसे बड़ी थीम। और इस वर्ष हम स्वतंत्रता का 75वां साल मना रहे हैं, 75वां वर्ष है, और इसी के आसपास इसमें थीम होगी। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत बेहतरीन खबर स्वाति लेकर आई है। 75 हाई स्पीड ट्रेन चालू होंगी, 75 रूट पर विस्टा डोम। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा ट्रेवल करने का भी। हाँ बिल्कुल, ऊपर बारिश हो रही है ना, जबरदस्त लगेगा, एक्सपीरियंस ही अलग होगा। आप जब ये लग्जरी गाड़ियां खरीदते हैं जिसमें ऊपर वो सनरूफ होता है, तो उसके पैसे अलग से लगते हैं भाई। करेक्ट सर। हाँ, तो मतलब जाहिर सी बात है कि वो लग्जरी है। तो वो ट्रेन शुरू होने वाली है। 75 टूरिस्ट रूट पर ये गाड़ियां चलेगी। 75 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए जाएंगे जिसका फोकस एक्सप्रेसवे, हाईवे पर होगा। इसके अलावा 75 आज़ादी से जुड़े हुए जो अलग अलग जगह हैं देश में, उन पर कुछ न कुछ बड़ा डेवलपमेंट टूरिस्ट के लिहाज से होगा। और 75 गांव डिजिटल पर फोकस पर पूरी की तरह से डिजिटल किए जाएंगे। तो ये है वो थीम जो इस वक्त की आपके लिए बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर है। ये स्वाति को बोलो ना 75% सैलरी वाले की टैक्सेबल इनकम पे भी टैक्स हटवा दे 75 में। ढंग से बोलो सर, मतलब 75% करवा दे। नहीं, 75% पे टैक्स नहीं लगेगा। हाँ मतलब हाँ, ये बात तो सही है। कुछ ऐसा किया 75 का थीम चल रहा है सर, कुछ तो फायदा होना चाहिए सर। 75 साल के ऊपर वालों को टैक्स फ्री भी कर दिया जाए। नहीं, चलिए, लेकिन जो भी हो, आजादी के अमृत महोत्सव पर ये जो थीम है, इसके आसपास वित्त मंत्री बजट बनाने वाली है। ये बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर सीधे नई दिल्ली से आती हुई आपके लिए इस पर करिएगा फोकस। बहुत ही इंटरेस्टिंग थीम है और बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके लिए अपडेट भी। धन्यवाद स्वाति ये अपडेट देने के। सेठी साहब हमारे साथ तैयार है और सेठी साहब एक पिक देकर रुक गए। सेठी साहब दूसरी वाली बताइए। हाँ अनिल जी, दूसरे पिक देने के पहले ये 75 वाली थीम पे जो सैलरीड क्लास के लिए 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है, उसको भी 75,000 कर देना चाहिए अनिल जी। हाँ ये बात तो सही है। हाँ, कम से कम 75,000 वो स्टैंडर्ड डिडक्शन ही हो जाए। चलिए, अब तो खैर हम बोले तो भी होगा नहीं होगा पता नहीं, कर दिया हो तो बढ़िया बात है। अब तो खैर होना संभव नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। ये इस थीम पर हम अगली साल 76,000 करवाने की कोशिश करेंगे जब हम 76वां साल मनाएंगे। बराबर ना। चलिए सेठी साहब बताएं दूसरी पिक। हाँ, दूसरी जो अनिल जी पिक है, ये एक एग्री फोकस स्टॉक है। स्टॉक का नाम है सुमिटोमो केमिकल्स, जो कि अभी 390 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये एक एमएनसी एग्री इनपुट्स बनाने वाली कंपनी है। जापान की कंपनी सुमिटोमो केमिकल्स जापान, वो 75% इसमें स्टेक ओन करती है। और ये कंपनी इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड्स और बाकी भी और क्रॉप केयर के जो प्रोडक्ट है वो बनाती है। और भारत में इस कंपनी का 11% मार्केट शेयर है अपने सेगमेंट में। एक जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, सॉलिड फंडामेंटल्स है। रिटर्न ऑन इक्विटी 22%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28.5%। एक जीरो डेट कंपनी और बहुत अच्छी दर से कंपनी ग्रो कर रही है। पिछले 3 साल का पैट का कैगर रहा है 54%। सितंबर तिमाही भी दमदार थी, 154 करोड़ का पैट था, जो कि 105 करोड़ का पैट था जून क्वार्टर में। मुझे लगता है ये स्टॉक भी, और एक तो कल बजट में मुझे लगता है एग्रीकल्चर पे अच्छा खासा फोकस होना चाहिए सरकार का। लुकिंग एट द वे आने वाले दिनों में यूपी और पंजाब में इलेक्शंस है, फिर फार्मर्स प्रोटेस्ट के बाद उनमें जो नाराजगी है, तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए विशेष बजट होना चाहिए। तो उसका भी फायदा इस तरह की कंपनी को होगा। और इसके भी नतीजे आने हैं 3 फरवरी को, सेम डे, जैसे आईजी पेट्रो के आने हैं। तो मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ पे खरीदना चाहिए। 410 का शॉर्ट टर्म का टारगेट है, 380 का स्टॉप लॉस। तो ये है आपके लिए राय सुमिटोमो केमिकल्स, जहां पर खरीद सकते हैं खरीदारी। तो आईजी पेट्रो, सुमिटोमो केमिकल्स, 2 बेहतरीन पिक्स सेठी साहब की तरफ से आपको आती हुई दिख रही हैं। बट बाजार का जो भरपूर एक्शन है उस पर क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, आइए जानते हैं अनिल जी के साथ मार्केट स्ट्रैटेजी में। कभी कभी खुशी के लिए एक उदाहरण ही काफी है। ईबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है।
सर डाउ फ्यूचर्स एकदम सपाट है, सुबह से ही थोड़ी सुस्ती दिख रही थी, कुछ बड़ा एक्शन यहाँ पर नहीं हो रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स में अच्छा एक्शन है, 0.5% की तेजी आपको नैस्डैक फ्यूचर्स में दिखेगी। 3% उछला था फ्राइडे के दिन नैस्डैक, तो वहां पर आपको मजबूती अभी भी दिख रही है। यूरोप के बाजार अच्छी शुरुआत हुई है, आधे से 1.5% तक की अपमूव आपको यूरोप में आती हुई दिखेगी, तो वहां पर पूरा एक्शन बना हुआ है। जापान के बाजार आज खुले हुए थे 1% ऊपर, हांगकांग के बाजार जल्दी बंद हुए, ये भी 1% ऊपर ही बंद हुए। तो बड़ा एक्शन एशिया में दिखा, अच्छा एक्शन यूरोप में दिख रहा है और अमेरिकी फ्यूचर्स भी पॉजिटिव ही हैं। क्या करना है सर? तेजी मेंटेन करें 100%। 17,400 पर बंद हो रहे हैं दीप, मतलब कम से कम हम आखिरी 1 घंटे में निकल गए 17,400 के ऊपर। 17,277 के ऊपर की क्लोजिंग अच्छी है, वहां से आपको कुशन मिल गया 125 पॉइंट का, और 17,300 ही वो लेवल है जहां पर आपको सपोर्ट बार बार लेगा। 17,275 17,300 के आसपास बार बार सपोर्ट लिया आज सेकंड हाफ में। क्यों? क्योंकि अब तक जो बेस्ट क्लोजिंग मिली थी इस रनअप में, जब हम नीचे से वापस रिकवर होकर आए, 17,277 17,277 की 24 तारीख की क्लोजिंग थी वहां पर, और 17,300 आपके लिए एक तरह से एफएनओ का सपोर्ट हो गया, क्योंकि पुट और कॉल दोनों में ओपन इंटरेस्ट बराबरी का है, तो वहां पर आते ही आपको शॉर्ट कवरिंग होती है, फ्रेश खरीदारी आती है। सो 17,275 17,300 हो गया आपका बेस, और अब लगता नहीं कि उसके नीचे आप बंद होंगे, क्योंकि 2:30 बजे के बाद आप एक रनअप दे रहे हैं ऊपर। सो उस लिहाज से अभी भी स्पेस है। स्पेस कितनी है? 17,475 17,525 535 होता है, 540 होता है बेसिकली, तो मैं 525 राउंड फिगर में मान रहा हूँ। तो 17,475 17,525 तक की जगह है निफ्टी में ऊपर जाने की, इतनी जगह दिख रही है। 100-125 पॉइंट की जगह और है जो बजट के पहले तक बन सकती है अगर ग्लोबल ने साथ दिया। अगर ग्लोबल ने साथ नहीं दिया तो 17,275 125 पॉइंट तक की नीचे की जगह है। तो बेसिकली 125 पॉइंट 150 पॉइंट के आसपास का ऊपर और नीचे का आज की क्लोजिंग पे 17,400 के आसपास अगर हम क्लोज हो जाते हैं तो ये दिख रहा है, तो ये आपके लिए। सो ऐसे में आपकी लॉन्ग पोजीशन है, बने रहे, और अगर थोड़ा नीचे मिले तो आप फिर से ऐड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक लेवल 38,000 है, जिसके ऊपर टिके रहने की कोशिश कर रहा है। आखिरी आधे घंटे में अगर हम 38,000 के ऊपर बने रहते हैं तो 38,000 के कॉल्स पर 14 लाख शेयरों का जो ओपन इंटरेस्ट है, हल्की फुल्की, कोई बहुत बड़ी नहीं कि जिससे शॉर्ट कवरिंग बड़ी ट्रिगर हो। एक्चुअली पोजीशन दोनों में ही कम है, कॉल्स में पुट में दोनों ही, तो ऐसा कोई शॉर्ट कवरिंग रैली आ जाएगी वैसा नहीं है, लेकिन एक वो साइकोलॉजिकल लेवल है। हुआ क्या है, 36,900 के नीचे हम बंद नहीं हुए, या समझ लीजिए 37,000 राउंड फिगर में, और 38,000 के ऊपर बंद नहीं हुए। तो अगर आज हम 38,000 के ऊपर बंद होते हैं तो 400-500 पॉइंट की जगह बैंक निफ्टी में और है, जो 38,500 से 38,750 तक बैंक निफ्टी को ले जा सकती है बजट के पहले। 500 पॉइंट की जगह खुलती है, तो उस लिहाज से मेरे ख्याल से अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है, बने रह सकते हैं। एक दूसरा, चूंकि शुक्रवार को डाउ ने पहली बार उतार चढ़ाव के बीच ढंग की डे हाई पर क्लोजिंग दी, उम्मीद कर सकते हैं कि आज एक और सेशन अच्छा हो, बट वो रिस्क है, वो ग्लोबल रिस्क आप लेकर चलेंगे, तो मेरे ख्याल से हेज करके चल लें। अगर आपको डर लगता है तो 17,200 का पुट खरीद लें, अगर आपको डर लगता है तो 37,500 का पुट खरीद लें, ताकि आपकी हेजिंग हो जाए। बट अगर लॉन्ग पोजीशन आप बनाकर रखना चाहते हो रखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पोजीशन बना के रखें, मजेदार एक्शन है बाजार का। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए इस समय बाजार का सेटअप, बढ़िया एक्शन आ रहा है। और सर एक हमारी बड़ी खबर पर मुहर लगती हुई दिख रही है, MMTC, इस पर नजर रखिए, और टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, इस पर नजर रखिए। कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि नीलाचल इस्पात का प्राइवेटाइजेशन या हिस्सा बिक्री की प्रक्रिया हो चुकी है पूरी। 12,000 करोड़ के आसपास टाटा स्टील की तरफ से बिड आने वाली है, और एग्जैक्टली वही आपको होते हुए दिखाया। 12,100 करोड़ की एंटरप्राइज वैल्यू पर बिड आई है टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स की तरफ से, और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट ऑब्वियसली टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स को होगा जो इन्होंने बोली जीती है, बट ऑल्सो MMTC पर होगा, जो 6.5% ऊपर इस समय स्टॉक रिएक्ट करते हुए दिख रहा है इस खबर पर। तो 93.7% हिस्सेदारी 4 PSU कंपनीज का जॉइंट वेंचर है नीलाचल इस्पात, इसकी बिक्री हो चुकी है पूरी, और टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स ने देखी है जी बिजनेस की बड़ी खबर पर आपको मुहर लगती हुई दिख रही है। आशीष, आपने किया था जी बिजनेस एक्सक्लूसिव रिसर्च या वरुण ने किया था? वरुण ने भी किया। ओके, और तरुण ने भी ये स्टोरी आपको बताई? तरुण की स्टोरी, वरुण की नहीं, अमरीश की स्टोरी, और वरुण का, तो वरुण को भी जल्दी से बुलाया जाए, क्योंकि मुझे याद है कि पहले जो अंदाजा था 6 से 8,000 करोड़ में डील होगी, बाद में हमारी स्टोरी आई कि 12,000 करोड़ की डील होगी। एग्जैक्टली आप देखिए 12,100 करोड़ पर हुई है, और एग्जैक्टली ये भी है कि टाटा ग्रुप ने लिया है। यस सर। तो टाटा ग्रुप ने लिया है, इसका मतलब क्लियर कट है, मतलब करीबन 40 रुपए प्रति शेयर MMTC के लिए कैश आ रहा है जी। माय गॉड, एक बार जल्दी से हम आपके सामने पूरी की पूरी डिटेल रखेंगे। MMTC का स्टॉक दिखाएं। MMTC के लिए बड़ी फायदे की बात है, टाटा स्टील लॉन्ग के लिए तो ठीक है, अच्छा है, उन्होंने लिया ही है, लेकिन जो प्राइस दी है MMTC के लिए टाटा स्टील ने,
वो उम्मीद से कहीं ज्यादा है, मार्केट की उम्मीद से कहीं ज्यादा है। तो उस लिहाज से एमएमटीसी के लिए ज्यादा, एमएमटीसी के शेयर होल्डर के लिए ज्यादा बड़ी बात है कि उनको बहुत अच्छी प्राइस मिल रही है और एमएमटीसी में इतना बड़ा कैश अब आपके सामने हो जाएगा। और कैश का तो आपको पता है, अगर सरकारी कंपनी में कोई भी कैश है तो नो पॉइंट फॉर गेसिंग, डिविडेंड, बड़ा डिविडेंड आना ही आना है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और अगर 40 रुपए प्रति शेयर कैश हो जाता है, जल्दी से वरुण आपके सामने पूरी डिटेल्स रखेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त होती हुई दिख रही है आपके सामने और इस पर आपको फोकस करना चाहिए, एमएमटीसी। और एक और बड़ी चीज ये भी है इस पूरी खबर में दीप की, विनिवेश की गाड़ी को धक्का है ना, बिल्कुल, मतलब धक्का मतलब वो नेगेटिव धक्का नहीं है, पुश बजट से एक दिन बजट से ठीक एक दिन पहले, हाँ मतलब धक्का, मतलब ये बड़ी चीज है, बड़ी चीज है, क्योंकि आपका विनिवेश ट्रैक पर है, कम से कम आपने एक ये करके दिखा दिया। एमएमटीसी, वरुण तैयार है, 12,100 करोड़ एग्जैक्ट जो हमारी खबर थी, 12,000 करोड़ के बिक्री और होने की तैयारी में, और ये भी कहा था कि मुश्किल से 1-2-4 दिनों में हो जानी चाहिए, ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे खबर पर पूरी तरह से मुहर लगती हुई। अब ये बताइए कि 12,100 करोड़ की डील लगभग 50% आना है, 49.78% हिस्सा है एमएमटीसी के पास। बात है। और उस हिसाब से अगर आप देखें तो अनिल जी 6,000 करोड़ एमएमटीसी को मिलेगा। एमएमटीसी ने कहा था कि हम इसमें से कुछ पैसा जो इस्तेमाल है वो अपने कर्ज कम करने में करेंगे। अगर ये 6,000 करोड़ का 6,000 करोड़ अगर एमएमटीसी कहीं ना कहीं डिविडेंड दे देता है, क्योंकि माना यही जा रहा है कि जो पैसा एमएमटीसी को मिले, क्योंकि एक पीएसयू कंपनी और कोई बड़ा केपेक्स लाइनअप नहीं है, तो पूरा का पूरा डिविडेंड आएगा। अगर 6,000 करोड़ का ही डिविडेंड दे देते तो 40 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड जो है वो इन्वेस्टर्स को मिल सकता है। और अगर इस कंपनी ने जैसे कि कहा था कि हम कर्ज कम करेंगे, अगर कर्ज कम किया और पूरा कर्ज भी कम कर दिया तो 2,400 करोड़ के आसपास का कर्ज इस कंपनी के ऊपर है, उसको कम करते तो 3,600 करोड़ बचते। उस हिसाब से भी अगर आप देखें तो कम से कम 24 रुपये प्रति शेयर के आसपास का डिविडेंड जो है वो आ सकता है। नीलाचल इस्पात जो अगर बॉटम लाइन पे आप देखेंगे तो लॉस करती है, अगर कर्ज कम होता है और लॉस मेकिंग एंटिटी बाहर जाती है तो आपका ईपीएस वैसे ही सुधर जाता है। और इसके लिए हमने कहा था कि करीब 80 से 100 रुपए के आसपास की फेयर वैल्यू जो है वो एमएमटीसी की निकल के आती है। 80 से 100 इमेजिन 80 से 100 रुपए फेयर वैल्यू एमएमटीसी के निकल कर आती है और 12,100 करोड़ का बड़ा एक्शन यहाँ होता हुआ दिख रहा है। ओहो गजब। तो ये है आपके लिए एमएमटीसी पर पूरा का पूरा एक्शन। और सुमित जी ने तब भी चार्ट देखे थे, अब भी चार्ट देख रहे हैं। सुमित जी चार्ट पर देखिए कुछ बड़ा ब्रेकआउट आया है। अनिल जी देखिए ये स्टॉक बहुत लोअर लेवल से कंटिन्यूसली रेकमेंड करते हुए आ रहे हैं और ये न्यूज का इंपैक्ट स्टॉक के अंदर बट ऑब्वियसली बड़ा ही देखने को मिलेगा। और वैसे भी स्टॉक के अंदर पिछले 3-4 दिनों से या 1-2 हफ्तों से एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है। अभी ये स्टॉक 64-65 का लेवल जैसे ही ब्रेक करेगा 64-65 तो उसके बाद एक बड़ा ब्रेकआउट है। उसके बाद स्टॉक के अंदर आने वाले दिनों के अंदर 80 रुपए तक के लेवल तो इमीडिएटली शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ही देखने को मिलेंगे और हो सकता है ये स्टॉक 3 डिजिट में भी आने वाले दिनों में देखने को मिले। पोजीशंस होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, इमीडिएट टारगेट 75 से 80 रुपए तक के एमएमटीसी के अंदर देखने को मिल सकता है। ओके तो 75 से 80 तक के टारगेट, माय गॉड 16% मजबूत होता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक। जबरदस्त एक्शन एमएमटीसी में होता हुआ दिख रहा है इस बड़ी खबर के बाद, बड़ा एक्शन। और एक और चीज, हाँ मजा ये है कि ये क्योंकि नीलाचल इस्पात लॉस मेकिंग है, इसके लिए कंसोलिडेटेड बेसिस पे लॉस आता है, तो आप पी के बेसिस पे इसको अभी तक नहीं कर रहे थे, इसको कहीं ना कहीं वैल्यू तो मार्केट कैप टू सेल्स के बेसिस पे करना था और इस लॉस की वजह से मार्केट कैप टू सेल्स केवल 0.3 टाइम्स का है। हाँ बराबर है, क्योंकि 6,000 करोड़ की वैल्यू अगर इसकी है तो 8,000 करोड़ का मुश्किल से मार्केट कैप था, आज थोड़ा बड़ा होगा अलग बात है। और 26,000 करोड़ के आसपास की तो 2,000 करोड़ का मार्केट कैप आप दे रहे हो 26,000 करोड़ की सेल्स को, राइट करेक्ट यही ना। एक हालांकि ट्रेडिंग कंपनी वो एक अलग बात, लेकिन एक और स्टॉक है जिस पर फोकस करना चाहिए। रादर 2 स्टॉक है, दूसरे के लिए तो छोटा है, एनएमडीसी। एनएमडीसी के पास भी 10% के आसपास कितना, एनएमडीसी के पास 10% है। और बीएमएल एक और स्टॉक है, बीएमएल के पास भी छोटी स्टेक है, मुझे एग्जैक्ट परसेंट याद नहीं है लेकिन छोटी है, माइनर, बहुत ही छोटी स्टेक है बीएमएल के पास। लेकिन एनएमडीसी एक और स्टॉक है, एनएमडीसी के पास लगभग 10% स्टेक, यानी कि इनको भी 1,200 करोड़ रुपए के आसपास 10.10% है और बीएमएल के पास 0.68%। अच्छा, तो बीएमएल के पास छोटी है लेकिन एनएमडीसी के पास लगभग 10% स्टेक है। तो एनएमडीसी भी एक और स्टॉक है जिस पर आपको फोकस करना चाहिए। तो ये है पूरा का पूरा जी बिजनेस की बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर पर लगती है। बीएचएल भी है, बीएचएल भी है, अच्छा बीएचएल तो चेक करेंगे। चलिए हम चेक करते हैं, तब तक आइए एक बार भसीन साहब हमारे साथ तैयार है, करते हैं उनका भी स्वागत। भसीन साहब स्वागत है आपका, नमस्कार। बताएं सर पहले तो अपडेट्स।
हाँ, गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए, आपको 2-3 दिन पहले एयू बैंक का था, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। 1245 वाला 1336 बिक गया। बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक, कैन बैंक, ये तीनों मैंने बहुत जोर से रेकमेंड कर रखे थे। एक्सिस बैंक, आपको एसीसी का था, देखिए आज 4-3% अप है। अल्ट्राटेक आउट परफॉर्मर है। श्री सीमेंट अभी शुरुआत है, 25,000 का टारगेट पक्का आ रहा है। सीमेंट और स्टील के बिना चल नहीं सकता सर, और जिस तरह से तेजी आ रही है कमोडिटीज में, आई एम वेरी वेरी बुलिश। सुबह आपको जीएमआर और बीएल का था, बने रहिए। जीएमआर इज अप 3%, 4%। अभी भी मैं कह रहा हूँ ये 40 रुपए का भाव मिनिमम आपको कल दिखेगा, और 50 से 75 रुपए का भाव आगे के लिए। अब आप कहें तो मैं स्टार्ट करूं। 2 पिक्स हैं जो मुझे लगता है। हाँ, एक और आपको अपडेट दे दूं। 122 रुपए में दोपहर को नेहा जी के शो में हिंद कॉपर दिया था। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट्स और क्या प्राइस परफेक्ट मिल रहा है ऑन लॉट ऑफ एसेट्स, नीलांचल वगैरह। तो आई थिंक हिंदुस्तान कॉपर इज अ नो ब्रेनर। 135-40 का भाव जरूर जाएगा। अब 2 पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं अनिल जी। बिल्कुल सर, बताएं। तो देखिए, सबसे बढ़िया वैल्यू पिक है इस समय HCL टेक। 1095 में लीजिए। HCL टेक गॉट बीटन इन सिंक विद द सेल ऑफ फॉर डिजिटल बैंक्स, लेकिन HCL टेक ने तो मैनेजमेंट ने अपने आप ही 1350 पे स्टेक बढ़ाया। इट्स द बेस्ट BFSI प्ले टू प्ले। ये 1095 में लीजिए। स्टॉप लॉस ऑफ 1070, 1175 का टारगेट। दूसरा पिक होएगा एज ए डिस्क्लोजर, हम इसको अब कवर कर रहे हैं। आप ही का शेयर है जी के रिजल्ट परसों है अनिल जी, और अगर मैंने करेक्ट हुआ तो जैसे टीवी 18 के रिजल्ट आए, जी विल इवन सरपास दैट ऑन एड रेवेन्यूज। 290 में लीजिए। 283 का स्टॉप लॉस, 315 का टारगेट ऑन जी। 115 के टारगेट के साथ जी। लेकिन बसिन साहब, आपके और हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि जी एंटरटेनमेंट अब एसएल ग्रुप का हिस्सा नहीं है, और इसलिए हम आपको आराम से रिकमेंड भी करने देते थे। जब हिस्सा था तो हम उस समय मना करते थे कि इस स्टॉक पर आप अपनी रिकमेंडेशन ना दें, या बाय रिकमेंडेशन तो कम से कम ना दें। तो लेकिन अब आप आराम से कर सकते हैं। नाम सेम है अभी भी, हाँ, लेकिन मैनेजमेंट अभी कंप्लीटली अलग है, तो उस हिसाब से एसएल समूह का हिस्सा नहीं, ये आप ध्यान में रखें। जी एंटरटेनमेंट 283 के स्टॉप लॉस के साथ 315 के टारगेट के लिए बसिन साहब की तरफ से खरीदारी करने की राय। आइए, तो ये 2 स्टॉक हैं जहां पर बसिन साहब हैं पॉजिटिव और बुलिश। जय तैयार है अपने जैकपॉट शेयर के साथ। बताएं जय। अनिल जी, FMCG सेक्टर में से एक स्टॉक है कोलपाल फ्यूचर्स। इसको खरीदने की मेरी सलाह है। ये अभी अनिल जी ट्रेड कर रहा है 1431-33 की रेंज में। यहाँ पे तेजी करके चले। यहाँ पे स्टॉप लॉस अनिल जी ऑन द डाउन साइड छोटा सा एक स्टॉप लॉस है। आई मीन 1409 का, 1409 का एक स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए। ऊपर में जो इसके टारगेट्स बनेंगे अनिल जी, पहला टारगेट रहेगा 1473, दूसरा टारगेट बनेगा 1498। 1473 एंड 1498 ये दो टारगेट्स के लिए कोलपाल फ्यूचर्स को खरीदना है। अनिल जी, मॉर्निंग में एक चीज कहूंगा कि हमें आईटी में तो हम बुलिश थे ही, बैंकिंग में भी एक्सपेक्ट किया था मूव आएगा, और वो अच्छा मूव देखने मिला है। एंड आई एग्री विथ योर लेवल्स। 38,000 का लेवल इज व्हाट इवन आई एम वाचिंग ऑन बैंक निफ्टी। वहां तक आना था, वो आ चुका है, उसके ऊपर भी गया। बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे FMCG स्टॉक्स हैं जो काफी ओवरसोल्ड है, वहां पे भी एक पॉजिटिव मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां पे थोड़ी बहुत हमें और शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकती है बाउंस बैक में, एंड कोलपाल इज वन ऑफ देम। तो अनिल जी, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा है, एंड आई थिंक ये अलग दूसरे सेक्टर्स देख के अपार्ट फ्रॉम IT एंड बैंकिंग तो एक FMCG है, तो आई थिंक यहाँ पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड के साथ लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। ओके, तो अच्छे मूव आ रही है कोलगेट, और लॉन्ग पोजीशन बना के आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। जय की तरफ से ये राय आ रही है। आइए चलते हैं किरण जी के पास। बिगुल है उनके लिए तैयार। किरण का कमाल। बताएं किरण जी। दीप, IT का स्टॉक है बिरला सॉफ्ट, इसको बाय करना है। 470 471 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये कल का व्यू के लिए, आज के लिए नहीं, कल के लिए। और इसके टारगेट्स 495 से लेके 500 तक के देखने को मिल जाने चाहिए, और इसके लिए स्टॉप लॉस सिर्फ 462 का है, यानी 10 रुपए का रिस्क है, और ऊपर में रिवॉर्ड काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आ रहा है। बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग बाय कंटेंडर है, और कल दोपहर तक 495 के टारगेट जरूर देखने को मिल जाने चाहिए। तो बाय करना है बिरला सॉफ्ट। स्टॉप लॉस 462, टारगेट 495।
पर रखिए नजर। सुबह सिमी जी भी रेकमेंड कर रही थी और उनके भी सिमिलर टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं जो किरण जी ने भी रेकमेंड करे, तो अच्छी मूव आपको यहां पर आती हुई दिख सकती है। एक बिगुल हिमांशु जी के लिए BTSTT। बताए हिमांशु जी। दीपांशु जी, मेरे पास दो स्टॉक है, कैश सेगमेंट के दो स्टॉक्स हैं जिनमें एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। पहला स्टॉक जो मुझे यहाँ पर पसंद आ रहा है वो है VIP इंडस्ट्रीज का। तो दीपांशु जी, अगर यहाँ पर देखेंगे तो काफी समय से स्टॉक में एक साइडवेज कंसोलिडेशन का माहौल बना हुआ था और आज यहाँ पर जिस तरह से एक मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है, मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेशन के एक ब्रेकआउट के लिए बिल्कुल तैयार है। मुझे लगता है कि यहाँ पर 2 से 3 दिन के नजरिए के साथ इस स्टॉक में खरीदारी करें। मेरा मानना है कि 618, 621 रुपए का पहला टारगेट और उसके बाद 650, 660 रुपए तक के भी नियर टर्म में स्टॉक में टारगेट्स आते हुए नजर आ सकते हैं। 580 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ VIP इंडस्ट्रीज यहाँ पर खरीदारी करके चले। तो ये मेरी तरफ से पहला स्टॉक था। साथ ही साथ दीपांशु जी, मुझे लगता है कि एक शुगर स्टॉक भी ऐसा स्पेस है, शुगर स्पेस भी माफ कीजिएगा, ऐसा स्पेस है जहां पर कल तक के लिए तेजी की पोजीशन में BTST का ट्रेड लिया जा सकता है। और यहाँ पर जो एक स्टॉक में जिसमें एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है वो है अवध शुगर। स्टॉक में एक बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन बनता हुआ नजर आ रहा है और अगर आप देखेंगे इंट्राडे चार्ट्स पर तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट यहाँ पर आता हुआ नजर आ सकता है। तो अवध शुगर में यहाँ पर खरीदारी करके चले, BTST के तौर पर यहाँ पर लें। थोड़ा सा स्टॉक में तेजी आई है तो थोड़ा 640, 638 के जोन में मिलता है तो वहां पर और ऐड करें। 625 का स्टॉप लॉस लगाएं। 680 और 700 रुपए तक के टारगेट मेरा ऐसा मानना है अवध शुगर में कल तक के सेशन में आते हुए नजर आ सकते हैं। ओके, तो दो कैश कॉल्स आपके लिए हिमांशु जी की तरफ से आती हुई, जहां पर आपको एक्शन दिखेगा VIP इंडस्ट्रीज, इस पर करें खरीदारी और साथ ही आपको करनी है खरीदारी जहां तक अवध शुगर की बात है। वरुण भी है हमारे साथ और वरुण, ये जो अभी हमारी एक्सक्लूसिव खबर पर मोहर लगी है, इस पर आप कुछ और भी बता रहे थे, मार्केट में एक्शन हो रहा है जहां पर नहीं भी होना चाहिए, जरा बताएं इसके बारे में। एक कंपनी है ये ओडिशा मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसको OMDC नाम से जानते हैं, उसमें भी 4-5% के आसपास का स्पाइक आ गया है, जबकि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। जो OMC कंपनी है यानी कि ओडिशा मिनरल कॉर्पोरेशन, उनका 20% के आसपास का ऐसा है, जो कि एक अनलिस्टेड कंपनी है। तो बिन मतलब के स्टॉक चल रहा है तो वो भी क्लैरिफिकेशन दे देते हैं आपको। तो स्क्रीन पर आप जो मूवमेंट देख रहे हैं उससे नहीं जाइए। OMDC का कुछ नहीं लेना है इस डील के साथ। अब वो शायद लोगों ने गलत पढ़ लिया है, ओडिशा मिनरल कॉर्पोरेशन, राइट, उसका हिस्सा है नीलाचल इस्पात में, ना कि OMDC का। तो इसका डील से कुछ लेना देना नहीं है, ये आप जान लीजिए। बराबर है, दोनों बिल्कुल ही अलग है, दोनों बिल्कुल अलग है, बिल्कुल। NMDC का है वो जरूर है, BHEL का है वो बात है, एंड ऑफ कोर्स MMTC का तो 50% हिस्सा है जिन्हें डायरेक्ट फायदा होने वाला है। पर वरुण बताएं, आज जो तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के नतीजे आ रहे हैं, BPCL की तो सुबह हम बात कर रहे थे, IOC, इसमें क्या होने वाला है? डेफिनेटली, तो देखिए दीप, नतीजे तो IOC के भी अच्छे रहेंगे, क्योंकि रिफाइनिंग की जो हम बात कर रहे थे कि लगातार जो रिफाइनिंग सेगमेंट है वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन देखने मिलेगा और IOC में भी आपको उसी तरह का प्रदर्शन जो है इस कंपनी के ओवरऑल रिफाइनिंग कारोबार में देखने मिलेगा और वहाँ से काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। और जैसे कि हम सुबह भी कह रहे थे कि जो एक्साइज ड्यूटी कट हुई है, जो वैट कट हुए हैं स्टेट के तरफ से, उसका भी एक फ़ायदा जो है इन सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को मिलेगा, जिसके चलते इनके मार्केटिंग मार्जिन जो है उसमें सुधार हो सकता है। इसके अलावा थ्रूपुट जो है उसमें करीब 12 से 14% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। दिसंबर में हालिया रिफाइनरी जो है वो थोड़ी बंद रही थी, एक्चुअली वो दिसंबर के एंड में हुआ था, तो इसके लिए कोई बड़ा इम्पैक्ट जो है उसका ज़्यादा होने वाला है नहीं। हमारा अनुमान है कि कंपनी के रेवेन्यूज जो है करीब 20% के आसपास बढ़ेंगे। मार्जिन, क्योंकि वो हल्दिया रिफाइनरी बंद थी कुछ समय के लिए, इसके लिए फ्लैट रहेंगे, गिरना नहीं चाहिए, 8.2% के आसपास आएंगे। मुनाफा करीब 30% के आसपास बढ़ेगा, 8070 करोड़ के आसपास आने वाले हैं। GRM $7 से $9 प्रति बैरल के आसपास रहेंगे और कुछ रिपोर्ट्स जो मैं पढ़ रहा था वो कह रहे थे कि शायद $2 से $3 के आसपास का इन्वेंट्री गेन जो है इस कंपनी को हो सकता है और उसके चलते GRM जो है $7 से $9 के आसपास आएंगे। इन्वेंट्री गेन को अगर आप हटा देंगे तो $5 से $6 के आसपास GRMs आ सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए IOC जिस पर रखनी है आपको नजर। देखते हैं किस तरह से आएंगे यहाँ पर नतीजे। एक बार चार्ट्स पर भी राय ले ली जाए। सचिन जी, कोई राय IOC के चार्ट पर 125 का लेवल? दीप, यहाँ पर पिछले 3 दिनों से जो प्राइस एक्शन है, एक ब्रेकआउट तो यहाँ पर नजर आ रहा है 126 के आसपास, बट मुझे लग रहा है क्लोजिंग बेसिस पे थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर ये क्लोजिंग आ जाती है इसके ऊपर तो एक काफ़ी बड़ी रिलीफ रैली स्टॉक में नजर आ सकती है। 130-135 के जोन तक ये एक्सटेंशन बन सकता है, बट फिलहाल मुझे लग रहा है थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। 126 के ऊपर क्लोजिंग एस्टैब्लिश होने दीजिए एंड उसके बाद ही थोड़ी सी एक अग्रेसिव पोजीशन रिकमेंड करूंगा मैं।
के लिए आईओसी। इस बीच इमामी पर भी रखी नजर, 3 फरवरी को शेयर बायबैक पर विचार करने वाली कंपनी, ये खबर आती हुई दिख रही है। थोड़ी देर पहले नतीजे भी आए थे इमामी के, वहां से थोड़ा रिएक्शन आया, पर अब बायबैक की खबर आती हुई दिखती है इमामी की तरफ से, तो इस पर भी आप स्टॉक को रिएक्ट करते हुए देख रहे हैं। कुणाल जी जरा एक क्विक कॉल दे दें, इमामी के चार्ट पर 3 तारीख को बायबैक पर विचार करेगी कंपनी। ओके, माफ कीजिएगा कुणाल जी है नहीं हमारे साथ, सुमित जी जरा आप ही देख लें क्या करना है इमामी में। पोजीशन होल्ड करे दीपांशु, स्टॉक के अंदर मोमेंटम बन रहा है। पिछले 3 से 4 दिनों में स्टॉक ने लोअर लेवल से रिबाउंड दिखाया है, 500 के ऊपर ही सस्टेन करता है तो फिर स्टॉक यहां से और ऊपर का मूव दिखा सकता है, जिसके अंदर 525 रुपए से लेकर 530 रुपए तक का मूव इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 485 है, 485 जब तक टूटेगा नहीं तब तक होल्ड करें। 500 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो 25 से 30 रुपए का मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो 25 से 30 रुपए का मूव आपको ऊपर की तरफ दिख सकता है इमामी पर, यह खबर आ रही है। तो बायबैक मूव तो दिख जाएगा, लेकिन कुणाल जी राकेश जी नहीं दिख रहे। हाँ, खो गए सर, क्योंकि वो भी मूव कर चुके हैं मुंबई के लिए, प्रस्थान कर चुके हैं। इस वक्त कई आसमान में है, हवाओं से बातें करते हुए आने की तैयारी, बिल्कुल, तो जल्दी पहुंचने की तैयारी में है कुणाल जी और राकेश जी। अरे किरण जी, आप निकले नहीं अभी तक, क्या कर रहे हो पुणे में? अनिल जी शो के लिए रुक रहा हूँ। हाँ। जैसे ही शो खत्म होता है 3:30 बजे निकलूंगा। इधर से तो 3 घंटे का ड्राइव है अनिल जी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। 7 साढ़े 7 बजे तक तो मुंबई पहुंच जाऊंगा। बस बहुत ही बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो किरण जी भी बस शो के बाद निकलेंगे, नजदीक है पूना में, और बाकी हमारे सारे मेहमान तो हैं ही। तो आशु जी तो आज ऑलरेडी आए। आशु जी आज ही आए आप दिल्ली से? नहीं सर, मैं 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए ओवर द वीकेंड। फ्राइडे को सर इसलिए नहीं था ना, मैं शो में और वो मस्ती की पार्टी। अच्छा, फ्राइडे आप ट्रैवल कर रहे थे? फ्राइडे ट्रैवल कर रहा था शाम की सेकंड। देखे तो सही ना आपने? नहीं देखी? हाँ बिल्कुल देखे सर। कुणाल जी मुझे याद करते रहते हैं कि डायरेक्टली और आप पकड़ लेते हैं। तो मैं अब थोड़ा कल आज शाम को जिम में जाऊंगा, कसरत करके आऊंगा। सब घेरने के लिए आ रहे हैं सर, मतलब पूरे बुल्स के आसपास घेरना है सर मुझे। एनालिस्ट बचाओ योजना, मतलब गजब। वो मुझे मंदड़ियों के सरगना कहते हैं, वो एनालिस्ट के सरगना बने हुए हैं। चलिए, तो कल BSE यानी कि बजट स्टॉक एक्सचेंज में आएगा भरपूर मजा। बता दें आपको कल का क्या आयोजन है, एक बार जब बात निकली है तो एक बार आप सबको बता दिया जाए। कल बजट स्टॉक एक्सचेंज में हमारे खास मेहमान हमारे साथ शामिल होंगे। कुणाल जी, राकेश जी, किरण जी, सेठी साहब, आशु सर, संदीप जैन साहब, वसीम साहब, मुदित जी, उसके अलावा सुमित जी, विश्वेश जी, जय ठक्कर, सिमी जी भी आ रही हैं, और हिमांशु जी हैं हमारे साथ, सिद्धार्थ सेरानी साहब, नितिन जी और आशीष केलकर साहब, ये सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। ज़्यादातर सारे के सारे हमारे BSE बजट स्टॉक एक्सचेंज में यहाँ पर हैं। कुछ लोग हमारे साथ लिंक पर होंगे, लेकिन सुबह 8 से 4 बजे तक ये सारे मेहमान आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ जी बिजनेस पर। और ये दमदार पैनल आपके लिए होगा, जिसमें आपको पूरा रियल टाइम बेसिस पर, चाहे वो आपके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग कॉल्स हो जी, इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कॉल्स हो, या फिर FNO की पिक्स और ऑप्शंस की आपकी स्ट्रेटेजी हो। अच्छा, बाय द वे मैं आपको बता दूं, काफ़ी लोग बीच में परेशान थे कि हम कई बार हम ट्रैवल पे होते हैं और स्पेशली बजट के दिन हम छोड़ना नहीं चाहते कवरेज, तो आपके लिए हमने पूरे उपाय किए। सबसे बेस्ट तो ये कि एक जगह टिक कर बैठ जाएं और टीवी पर देखें। इससे बढ़िया तो कुछ हो नहीं सकता। एकदम स्टेबल कनेक्शन, बफिंग वफिंग का कोई चक्कर नहीं, कुछ नहीं है, आराम से आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप कहीं इधर उधर हैं तो आपके लिए पूरे 5 ऑप्शन है। सबसे पहले YouTube पर जाइए और जी बिजनेस का YouTube चैनल, वहां पर देखिए। और मैं बता दूं आपको, YouTube चैनल पर रियल टाइम बेसिस पर आप चाहें तो, और आज तो काफी लोगों ने धन्यवाद कहा भी है कि हमने YouTube चैनल को एकदम चुस्त दुरुस्त कर दिया, एकदम रियल टाइम बेसिस पर। इनफैक्ट 1-2 सेकंड जल्दी आ रहा है ब्रॉडकास्ट हमारे टीवी के मुकाबले में। वहां आप देख सकते हैं एकदम रियल टाइम बेसिस पर, कोई डिले नहीं, कुछ भी नहीं। आप YouTube पर देख सकते हैं, फेसबुक पर देख सकते हैं, ट्विटर पर देख सकते हैं, ZEE5 OTT पर देख सकते हैं, और हमारी वेबसाइट zeebiz.com यहाँ भी देख सकते हैं। तो 5 और ऑप्शन है आपके पास टीवी के अलावा ऑन द मूव जी बिजनेस देखने के लिए। अच्छा, ये तो हमारे बजट स्टॉक एक्सचेंज के मेहमान हैं। इनके अलावा भी हमारे पास बजट रिसर्च लैब है, जिसमें हमारे कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे जो रियल टाइम बेसिस पर आपको पूरा एनालिसिस करके देंगे। विजय मंत्री साहब, पर्सनल फाइनेंस के जाने माने एक्सपर्ट, और टैक्सेशन के 2 एक्सपर्ट, अरुण गिरी साहब और TP ओसवाल साहब होंगे। मार्केट के जाने माने 3 दिग्गज, अजय बग्गा साहब, सौरभ मुखर्जी और वरेंद्र बंसल भी होंगे, जो आपको सारी बारीकियां बताएंगे बजट रिसर्च लैब में। इसके अलावा भी कई सारे कॉर्पोरेट्स और कई सारे बड़े दिग्गज कल दिन भर हमारे साथ कार्यक्रम में होंगे शामिल। मसलन राठी साहब होंगे, आशीष चौहान साहब होंगे, विक्रम कोटक जी होंगे, निर्मल जैन साहब
साहब, आशीष सोमैया जी, राहुल अरोड़ा साहब, ये सब हमारे साथ जुड़ेंगे। इनके अलावा कॉर्पोरेट्स में निरंजन हिरनंदानी साहब, अजय सिंह साहब और बाकी मेहमान भी हमारे साथ होंगे जो कल दिन भर हमारा साथ देंगे। और कल देर शाम 4 से 5 बजे होगा मार्केट का दमदार पैनल। उसमें रामदेव अग्रवाल साहब, सुनील सिंघानिया जी, मधु केला साहब, नीलेश शाह, ये सारे बड़े मेहमान होंगे जो हमारे साथ कल शाम कार्यक्रम में 4 से 5 बजे के बीच में ये 4 बड़े दिग्गज होंगे जिनके साथ हम 1 घंटे विस्तार से करेंगे बातचीत। तो कल का पूरा दिन आपका जी बिजनेस के नाम है और हमारे साथ बने रहिए। और 5 बजे बाद देर शाम का कवरेज होगा और वो देर शाम का कवरेज जो बजट की बारीकियों पर और बजट के विश्लेषण पर आधारित होगा। तो पूरे दिन में कोई राजनीतिक चर्चा नहीं, कोई आधे बोले अच्छा आधे बोले खराब, एक दूसरे जोर जोर से चिल्लाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर वो देखना है तो प्लीज़ आप फिर कहीं और इंतजाम कर लीजिए, बहुत जगह है। लेकिन अगर आपको सिर्फ क्वालिटी एनालिसिस और पूरा विश्लेषण देखना है तो कल शाम 5 बजे के बाद भी रात को 10 बजे तक बजट बुलेटिन्स, बजट के प्रस्तावों पर विस्तार से बातचीत, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कमोडिटी से रिलेटेड, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड, बाजार से रिलेटेड, सारे के सारे आपको बजट से जुड़े प्रोविजंस आराम से समझने को मिलेंगे सिर्फ जी बिजनेस पर। तो पूरा दिन कल की डेट फिक्स कर लीजिए जी बिजनेस के साथ। कर ली सर फिक्स एकदम, और मज़ा आएगा। पूरा पैनल भी हमारे साथ होने वाला है तैयार। एचसीएल टेक के लिए अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। हुस्क्वार्ना के साथ इन्हें एक आईटी सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ये खबर है। थोड़ी देर में निकालते हैं कितनी बड़ी ये डील भी है। बट सर मैं मार्केट का एक्शन देख रहा था, काफ़ी सारे स्टॉक्स पर अच्छा एक्शन है, पर एक स्टॉक जहां पर आपने कोई सलाह नहीं दी थी, इनफैक्ट यही कहा था कि इसे जाने दीजिए, वो है जो आज की नई लिस्टिंग हुई है एजीएस। अवॉइड बोला था ना, अवॉइड बोला था, आपने यही बोला था कि जाने दीजिए, अवॉइड करिए एजीएस ट्रांजैक्ट। और देखिए इशू प्राइस के आसपास लिस्ट हुआ, अब 8% नीचे है 160 के लेवल पर। 175 का इशू प्राइस था, इस पर आ रही है गिरा। तो आज की जो लिस्टिंग है वो फेवर में नहीं जाती हुई दिखी लोगों के, अवॉइड की राय भी थी। 8 गुना भरा था, आई डोंट नो, ठीक है। किस कई बार क्या होता है, ठीक है हमारा अपना एनालिसिस था, जरूरी नहीं कि हर बार सही हो, लेकिन ठीक है हमें लगा कि कंफर्ट नहीं आ रहा था। इसी के साथ आप देखिए सीएमएस था जी, जबकि सीएमएस 2 ही गुना भरा था, 2 ही गुना भरा था। हमने वहां कहा था कि ये कंपनी ठीक है जिसे आप इन्वेस्टमेंट स्टॉक के तौर पर रखिए। सीएमएस ने 25-30% के रिटर्न दे दिए वहां से, बिल्कुल। सो 25-30% इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ठीक होता है। एजीएस 175 का इशू प्राइस था, नहीं आ रहा था कंफर्ट, तो ठीक है। अनिल जी आप ये अभी हम डेटा की बात कर रहे थे, मैं बता रहा था कि 3 तरह के निवेशक या रिटेल इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ जो कोविड जनरेशन है या जितना पूरा एक्सपीरियंस नहीं है। एक मैंने आपको डेटा दिया कि वहीं के वहीं मार्केट में स्मार्ट मनी 3,3500 पॉइंट ले गया इनके, ऊपर लिया नीचे कटा, ऊपर लिया, मतलब मार्केट वहीं का वहीं। दूसरा अनिल जी कितने 1000 करोड़ रुपए ये जो आईपीओ में फंस गए हैं, राइट फ्रॉम दी जो न्यू एज में, मतलब नाइका, पेटीएम, मतलब जोमेटो वगैरह, कुछ भी है नाम लो, पॉलिसी बाजार जितने हैं, मतलब ये अगर नेक्स्ट टाइम मेरे पास कुछ 1-1.5 लाख करोड़ की फिगर है, बट वो पूरी है कितनी है, रिटेल कितना है, मैं इतना ऑथेंटिक, मतलब दैट फिगर इज क्वेश्चनेबल, बट ऑल आई एम सेइंग इज रिटेल वहां पे दूसरी जगह फंसा है सर। मतलब पैसा कहाँ रिटेल का टूटता है सर, जो मुझे दुख होता है जब कई बार कहते हैं ना कि मैं कहाँ से, वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, कि वाई आई बिहेव लाइक दिस, या कई बार। तीसरी चीज जी मैं आपको एक बताऊँ, म्यूचुअल फंड में जो आदमी महंगा शेयर नहीं ले पाता, वो म्यूचुअल फंड वालों ने भी 5500 पे डीमार्ट लिया है, 5000 के ऊपर। मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड में भी डीमार्ट की एंट्री और हुई है, मतलब बड़ी है। आज म्यूचुअल डीमार्ट का भी जी कल कुणाल जी से डिस्कस करूंगा कि मतलब 4100 रुपये आ गया, क्वेश्चनेबल हो रही है उसकी भी वैल्यूएशन। तो वहां भी रिटेल है, क्योंकि वो डीमार्ट यहाँ 5000 का नहीं ले सकता, तो वो वहां से जाता है उसके पास। तो अनिल जी एंड में जब लॉस होता है तो तीनों जगह पे मतलब रिटेल के लिए सर बहुत मुश्किल है, मतलब टाइमिंग भी संभालना, लॉन्ग टर्म वाला कभी मूव कर जाना और कभी ये आईपीओ में कैरिड अवे हो जाना, सब चीजें तीनों हेड्स पे आप देखिए रिटेल फंसता है। बात तो सही है आपकी, करेक्ट। तो मुझे उस पैसे की बहुत तकलीफ होती है, जो नए लोग आते हैं ना, तो मतलब वो मुझे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, इसलिए मुझे। आपका सब कुछ ठीक है, हाँ जी, आपकी थॉट प्रोसेस सही है, आप जो कंसर्न रखते हो, जो समझता है वो समझ जाता है। हाँ, तो मैं आपको समझता हूँ। कई बार लोग मुझे ऑनेस्टली बताऊं, आशु सर आप तो सामने बैठे हो, मैं पीछे बात नहीं, बहुत लोग बोला आशु सर आप क्यों बुलाते हो आशु सर। हाँ, नेगेटिविटी के लिए बहुत बोलते हैं, जब खराब ही बोलते हैं हमेशा। कभी कौन सी दवाई ऐसी है जिसको खाने से मतलब मीठी वाली दवाई से ठीक होता है आदमी, कभी कभी तो कड़वी गोली खानी पड़ती है ठीक होने के लिए। और बहुत बहुत कम लोग होते हैं जो वाकई में आपको सच्चाई से आईना दिखाते हैं। मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ, बताओ इसमें मैंने क्या नई चीज क्या है, मैं बता रहा हूँ। खाली
आशीष जी जो तरीके से बोलते ना, आशीष जी प्रॉब्लम आपकी बात में नहीं है, प्रॉब्लम आपके बोलने के तरीके में है। अरे जी सिंग इज किंग का डायलॉग, अरे हम बोलते सच है, बुरी अपने आप लगती है। आप समझे नहीं, समझो दीप ने कोई गलती की, एक तो दीप ने गलती की, दीप को पता है, ऊपर से मतलब अरे दीप गलती कर दी, तो मतलब वो डबल वाला मामला हो गया। तो एक तो जिनके लॉस लग रहे हैं, आशीष जी अरे लॉस कर दिया तुमने, तो क्या ऐसे तो क्यों किया नहीं, लेकिन बात जो है, अगर आप सिर्फ तरीके को छोड़ दे तो बात तो 101% कोई डिसएग्री कर ही नहीं सकता, इसमें कोई डाउट ही नहीं, क्योंकि ये पैसा बचाना भी उतना ही इनफैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, और ऐसा कोई बोलता नहीं है खास नहीं, क्योंकि अंदर जी वो पॉजिटिविटी, जो मैं कह रहा हूँ नेगेटिविटी इसलिए इतनी पॉजिटिविटी होती है कि दिमाग में होता है यार क्या हो क्या रहा है ये, मतलब क्यों इन गरीब लोगों को मारने की कोशिश कर रहे हो आप, ये कहाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कोशिश नहीं कोशिश नहीं, मतलब यू गेट कैरिड अवे सर। अब एक बात बताओ सर, मैं भी आपके घी शक्कर की बात करूँ, अनिल आप मुझसे पूछो मार्केट क्या लगती है, अनिल जी 22,000 निफ्टी लगता है। आप बोलो मुझे घी शक्कर, कल मैं ये खिलाऊंगा वो खिलाऊंगा, मुझे नहीं, आपके मुंह में घी शक्कर है, मुझे ये कहेंगे मुझे नहीं चाहिए सर, ये आपको लड्डू से तोलेंगे मुझे नहीं तोलवाना सर, ये मतलब अच्छा साउंड करना तो सर बहुत इजी है, दैट इज द इजीएस्ट थिंग टू डू। वो तो देखो आशीष, वो तो मैं हमेशा कहता हूँ कि शॉर्ट कॉल देना सबसे मुश्किल काम है, लॉन्ग कॉल देना आसान काम है, क्योंकि अगर मैं आज बोलूँ कि 25,000 निफ्टी हो जाएगा तो कभी न कभी तो होगा, बिल्कुल होगा सर, 100% आज नहीं तो होगा, अगले साल होगा, अगले साल नहीं 3 साल बाद होगा, लेकिन मैं अगर ये बोलूँ 8,000 निफ्टी हो जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। सर दिवाली से फंसे हुए हैं, दिवाली से मतलब दिवाली का गोल पोस्ट, क्रिसमस, फिर न्यू ईयर, फिर अब वो लोहड़ी आ गई, अब ये बजट आ जाएगा, ये मतलब तब से ये लोग मतलब जो 1-1.5 साल, सर मेरा बड़ा थीम क्या है, जो 1-2 साल का पैसा बनाया संभाल लो पहले, एक बार संभाल लो, ये मार्केट कहीं नहीं जा रही है, आप और मैं नहीं रहेंगे, मार्केट तो रहेगी। सही जवाब। चलिए, तो कहने का मतलब ये है कि कभी कभी आईना दिखाना जरूरी, कभी कभी कड़वी बात कहना जरूरी, लेकिन आशीष सर के लहजे पर न जाए, उनके दिल में जो दर्द है, कसक है, तीस है, यही ना वो, हाँ उसको समझे, वो कंसर्न है, चिंता करते हैं कि लोगों का पैसा न लगे, इसलिए जी बिल्कुल। तो चलिए बाजार पर लौटते हैं, थोड़ा एक्शन। HPCL इसके आएंगे नतीजे, ये भी बता दें वरुण, BPCL IOC के बाद यहाँ पर भी सिमिलर ही ट्रेंड रहेगा? डेफिनेटली ट्रेंड तो देखिए सिमिलर रहने वाला है, कि सभी कंपनीज में वही है कि रिफाइनिंग कारोबार अच्छा रहेगा, उसका इम्पैक्ट होने वाला है, और इसके चलते कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक जो थ्रूपुट है इस कंपनी का भी सुधरते हुए नजर आ सकता है। वाइजैक रिफाइनरी जो है पूरे क्षमता के साथ इन्होंने वहाँ पे काम शुरू कर दिया है, उससे मदद मिलेगी, और मुंबई की जो रिफाइनरी है वहाँ पे भी इनका जो कामकाज है वो काफ़ी हद तक तेज़ी से शुरू हो चुका है, तो उसका भी इम्पैक्ट मिलेगा। रिफाइनिंग थ्रूपुट जो है 10 से 11% के आसपास बढ़ेगा, इसके चलते रेवेन्यूज जो है 32% बढ़ेंगे, मार्जिन सुधर सकते हैं 3.6% से बढ़ के 3.75% के आसपास आएंगे। यहाँ पे भी जो पेट्रोल और डीजल की ड्यूटी घटाई गई है उसका काफ़ी हद तक इम्पैक्ट कंपनी को होगा। मार्केटिंग सेल्स वॉल्यूम जो है उसमें 10 से 15% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, वहाँ पे मार्जिन भी सुधरने वाले हैं। मुनाफा 23-24% बढ़ेगा, 2380 करोड़ के आसपास आएगा। GRMs जो है $4 से $6 प्रति बैरल के आसपास आ सकते हैं, तो नतीजे इसके भी अच्छे रहने वाले हैं। हाँ दीप, एक और बात बता दो, IOC और BPCL आज डिविडेंड का भी ऐलान करेंगे, तो वहाँ पर भी नजर होनी चाहिए। डिविडेंड का ऐलान भी करेंगे, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जहां पर रखनी है। HPCL का नहीं है, HPCL का नहीं है, IOC और BPCL ऑफ कोर्स नजर रखेंगे वहां पर। ऑफ कोर्स कल बजट है, देखते हैं BPCL के डाइवेस्टमेंट पर अगर कुछ कल हमें अपडेट भी मिलता है या नहीं। आइए, जय है तैयार, कैश का ऑप्शन दे रहे हैं। गुड आफ्टरनून जय, बताएं। जी दीपांशु, सुबह तो हमने बैंक निफ्टी पर कॉल दिया था और अच्छी रिकवरी वहां से देखने मिली भी, फ्लैट नेगेटिव था, अच्छा आया। अब रिस्क रिवॉर्ड जो सुबह था दीपांशु अभी नहीं है, चाहे वो निफ्टी हो क्या बैंक निफ्टी हो, इसीलिए एक स्टॉक में दे रहा हूं। बट देन अगर क्लोजिंग के पहले अगर वो रिस्क रिवॉर्ड मिल गया 38,100 के ऊपर, अगर स्पॉट में हमें क्लोज देखने मिला तो या तो 38,200 के ऊपर, अगर फ्यूचर्स में 38,200 250 के ऊपर, तो डेफिनेटली हम वहां पे एक कॉल लेकर भी चलेंगे, डिस्पाइट आईवीज ज्यादा है, देन वो 11 बजे तक तो रहेगी। यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिकली दीपांशु, टाटा मोटर्स का 510 के स्ट्राइक का कॉल खरीदे आप, 2850 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस दीपांशु होना चाहिए 2350 का, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है यहाँ पे, 2850 पे खरीदे, 2350 के स्टॉप लॉस। यहाँ पे जो टारगेट दीपांशु बन रहा है, पहला वाला टारगेट जो है वो है 34 का, 34 का, एंड दूसरा टारगेट जो बन रहा है वो है 37 का, 37 का, 37 हीरो टारगेट्स के लिए खरीदे। टाटा मोटर्स का 510 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, यहाँ पे एक्शन काफी अच्छा देखने मिल रहा है, कंपैरेटिवली रिस्क रिवॉर्ड मुझे क्लियरली नजर आ रहा है। बट एक चीज कहूंगा दीप, ऐड ये करना चाहूंगा कि मोमेंटम या तो ट्रेंड पॉजिटिव है,
रिवर्सल का कंफर्मेशन एज ऑफ नाउ नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि अगर वो मोमेंटम प्ले आउट करना है तो वो क्लोज जो हमने लेवल्स बताया उसके ऊपर आ जाता है या तो उसके ऊपर टिकता है तो आपको वो मोमेंटम मिलेगा, अदरवाइज वो डाई आउट हो सकता है और आपके प्रीमियम लॉसेस हो सकते हैं। तो टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। टिल देन टाटा मोटर्स के और खरीदते चले। ओके, आइए सुमित जी के लिए बिगुल, सुमित का सुपर हिट। बताइए सुमित जी। अनिल जी, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। 1710 का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है गोदरेज प्रॉपर्टीज। गोदरेज प्रॉपर्टीज के अंदर एक बाउंस बैक के संकेत मिल रहे हैं। पिछले एक हफ्ते की करेक्शन के बाद स्टॉक का बाउंस बैक के संकेत दे रहा है। यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें, 1630 रुपए का नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर के अंदर इस बाउंस बैक में मेरे को लगता है गोदरेज प्रॉपर्टीज के अंदर 1825 रुपए से लेके 1850 रुपए तक का मूव जल्दी ही शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा। तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा गोदरेज प्रॉपर्टीज के अंदर। गोदरेज प्रॉपर्टीज जहां खरीदारी करने की राय। आइए, घरेलू म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं फोकस में, और फोकस में एक खास वजह से विदेशी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का जो एक नया सिलसिला कुछ सालों में शुरू हुआ है घरेलू म्यूचुअल फंड्स के लिए, उस पर थोड़ा सा ब्रेक लगता हुआ दिख रहा है। क्या है पूरी डिटेल्स बता रही है हमें देवांशी। देवांशी बताइए। बिल्कुल, आप देखिए एकदम टेम्पररी फिलहाल स्थिति बनती हुई दिख रही है, क्योंकि जब आप देखें तो फिलहाल एक लिमिट दी गई है या फिर एक कैप होता है $7 बिलियन का, कि जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं वो इंडस्ट्री मिलकर इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकती है। जैसे कि अल्फाबेट हो गया, गूगल हो गया, और कई सारे म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स ऐसी है जो इंटरनेशनल मार्केट्स में भी इन्वेस्ट करती है। तो फिलहाल जो सेबी है उन्होंने ये कहा है कि $7 बिलियन की जो कैप है उसके बेहद नज़दीक है, 95% को क्रॉस कर चुकी है, और इसी के चलते कोई भी जो फ्रेश निवेश होगा वो लेने से इनकार कर दिया है। तो जितनी भी स्कीम्स हैं आपकी जो इंटरनेशनल मार्केट्स में इन्वेस्ट करती है, जैसे कि पराग परीख की है, मोतीलाल ओसवाल की, नैस्डैक 100 है, वो 2 फरवरी से यहाँ पे बंद हो जाएगी। टेम्पररी बेसिस पर बंद होगी। एक बार फिर से जब लिमिट बढ़ेगी या फिर जो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएंगे उसके बाद फिर से ये फ्रेश इन्वेस्टमेंट शुरू होते हुए दिखेंगे। 1 फरवरी को 3 बजे तक जितने इन्वेस्टमेंट्स आएंगे उस पर कैप लग जाएगी, क्योंकि ये $7 बिलियन तक का कैप है और 95% को क्रॉस कर चुके हैं। इसी के चलते फिलहाल टेम्पररी बेसिस पर ये जो स्कीम्स हैं वो ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। अनिल जी, कल 3 बजे तक कर सकते हैं। कल 3 बजे तक कर सकते हैं। उसमें भी एक एक फंड हाउसेस जो होते हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं, उनके लिए भी कैप है $1 बिलियन तक का। तो जैसे कि हम देख रहे थे पिछले कई महीनों में बहुत सारी, स्पेशली पराग परीख और मोतीलाल ओसवाल, इनके कई सारे ऐसे फंड्स भी आते हुए दिखे थे जो इंटरनेशनल मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं, और यहाँ पे काफ़ी सारी SIPs आ रही हैं। तो अब फिलहाल एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए जो फ्रेश लमसम इन्वेस्टमेंट होगा वो नहीं ले पाएंगी कंपनीज। तो सेंटिमेंटल नेगेटिव है, लेकिन बहुत लंबे टाइम के लिए नेगेटिव नहीं है। तो वापस आरबीआई खोल देगी, लिमिट बढ़ा देगी क्या? माना जा रहा है कि $15 बिलियन तक करे, लेकिन ये सेबी अकेले नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आरबीआई का भी यहाँ पे अप्रूवल चाहिए। तो जैसे ही आ जाएगा तब ये शुरू हो जाएगा। अगर डबल कर देते हैं जिस तरह से स्थिति बनती हुई दिख रही है, पहले FIs बेचे फिर हमारा पैसा और अमेरिका में जा रहा है उल्टा हो रहा है। लेकिन चलो एक अच्छी बात है कि उनके लिए भी हम FI हैं। क्या आशु सर, है ना? 100% है सर। वो भी वहाँ डेटा वेटा बनाएंगे कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, इतने डीमैट अकाउंट है, इतना इंटरेस्ट आया हुआ है, तो कितना फ्लो आ सकता है। माल तो वहाँ भी चिपकाएंगे ही ना सर। हाँ बिल्कुल। हमारे भी अभिमन्यु जो हैं अब नए तैयार हुए पिछले 2 साल में। अभी तो देखो इंडिया का समय शुरू हुआ है, अभी तो ये जनरेशन है इक्विटी वालों की। करेक्ट सर। तो लंबा चलेगा ये तो। ये एंड सर इससे एज यंग और कोई जेंडर बायस नहीं है। मतलब यंग लड़के लड़कियां जिससे बात करो इनटू इक्विटी मार्केट और वो ऐप के थ्रू इतना इंटरेस्ट है। तो वो मैं बताऊं ना, पहले मैं कभी भी सोशल गैदरिंग में या कहीं भी ऐसे जाता था तो हमेशा मतलब है ना 30, 35, 40, 45 साल की उम्र के लोग जनरली बात करते हैं मार्केट। अब ऑडियंस गुड लुकिंग हो गई आपकी। अरे भाई साहब पूछो मत, अब तो 25, 23, 22, 28 साल वाले बच्चे सब जो है। करेक्ट। हाँ, तो वो आकर पूछेंगे हमेशा। अच्छा अनिल जी एक स्टॉक बड़ा इंटरेस्टिंग आया है, मतलब जिसकी मैंने एक हल्की सी बात की थी। मैं आपसे, आप वॉच लिस्ट में रखिए, मैं ओपिनियन जानना चाहता हूँ। आज अनिल जी टाटा पावर 48 रुपये खुला, 248, 50 का हाई बना, 46 का लो, एवरेज 48 है, अभी भी 48 है। 4.5 करोड़ शेयर की ट्रेडिंग हो चुकी है। अनिल जी कुछ ना कुछ धमाल करेगा, देखना ये। मेरा धमाल तो किस तरह मेरे को डर नीचे का लगता है, मेरे को डर नीचे का लगता है।
मतलब मेरे को मैं कॉल नहीं दे रहा हूं सर, पहली चीज मैं पूरा सबको बोल के बोल रहा हूं, मैं कॉल नहीं दे रहा हूं क्योंकि ये तो बजट है, कुछ भी हो सकता है, पर अनिल जी ये धमाल करेगा ये स्टॉक कुछ ना कुछ। मतलब 4.5 का शो, जिस भाव पे खुला वही भाव, उसी पे ट्रेडेड, उसी पे एवरेज। मतलब जिसने ले लिया उसको भी कह रहा है कोई तसल्ली की बात है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसने बेच दिया उसको भी कह रहा है तसल्ली की बात है, कोई दिक्कत नहीं है, वहीं खड़े हैं। ये अनिल जी अगले 2-4-5 दिन में से एक्सपायरी में बहुत ना होना होगा तो 1-2 दिन में हो जाएगा, हो सकता है 2-4 दिन में हो जाए। क्या है देखो, कल अगर ईवी से रिलेटेड कुछ बड़ा आ गया तो कल वैसे ही ऊपर चल जाएगा, कुछ खास नहीं आया तो कल ही नीचे दे देगा। लेकिन इसके साथ में दिक्कत वो नहीं है, इस स्टॉक में बात दूसरी है। जो इनकी रिन्यूएबल पावर एनर्जी वाली जो कंपनी है उसमें जो इक्विटी रेज हो रही है, जिसमें जो फंड रेजिंग प्लान चल रहा है, वो जो फाइनल स्टेज पे हमने स्टोरी भी की, वो तो आ चुका है। नहीं, उसमें आया कहाँ, फाइनल आना बाकी ना। उसमें 2-3 प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर बहुत दौड़ में आ गए। अच्छा, उसके क्या वैल्यूएशन पे उतर कितना पैसा वहां से आता है, वो की है इसमें, वो की है। उससे पहले तो बजट पे क्या करता है देखते हैं। बजट तो पहले ही बिल्कुल है 100%। आइए, तो ये है 3-20 वाला काम कर लिया जाए। 3-20 वाला काम कर लिया जाए, बिल्कुल सर। आइए अनिल सर की मार्केट स्ट्रैटेजी। कभी कभी खुशी के लिए एक उदाहरण ही काफी है। ईबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। सर डाउ फ्यूचर्स एकदम सपाट, नास्डैक फ्यूचर्स है मजबूत, अच्छा एक्शन वहां पर बन रहा है। देखते हैं आज फाइनल डे है, जनवरी महीने का कैसा रहता है यूएस मार्केट्स के लिए। बाय द वे, अगर आज मार्केट्स गिरते हैं तो मार्च 2020 के बाद सबसे खराब महीना होगा जो यूएस मार्केट्स का, अगर आज गिरकर बंद होते हैं। मार्च 2020 के बाद सबसे खराब महीना ये जनवरी वाला रहने वाला है। देखते हैं कैसा कोविड वाला मामला आ गया, मतलब कोविड वाला मामला वो लेवल नहीं है। हाँ। लेकिन माहौल वैसा है, बिल्कुल सर। यूरोप में तेजी है, आधे से 1.5% का उछाल। मुझे नहीं लगता गिरना चाहिए, बट एनीवे यू नेवर नो। जिस हिसाब से पिछले 5 सेशन अमेरिका के थे, मतलब वो फ्लिप ओवर कोई नहीं, किधर भी जा सकते हैं, किधर भी स्विंग हो सकता है। कोई फ्यूचर का कोई लेन देना नहीं है। करेक्ट। खुलेगा कहाँ, बंद कहाँ होगा। अच्छा, आप रात को 12 बजे चैन की नींद लेके सो जाओ। 1 बजे सर, 1 बजे चैन की नींद लेके सो जाओ, सुबह कुछ और हुआ क्या। करेक्ट। तो मैं तो बंद ही कर दिया देखना। मैं देखता ही नहीं हूँ। जो होगा सुबह देखेंगे क्या करना है। करेक्ट। हमें तो एनालिसिस 8 बजे ही करना है, 7 बजे उससे पहले तो बेहतर है। अच्छा, उसमें भी फिर और की जो बंद हुआ वो तो छोड़ दो, फ्यूचर और सुबह सुबह क्या कर रहा है ट्रेड, वो एक और नया झंझट है। तो एनीवे, सो अमेरिकी बाजार को प्रेडिक्ट करने की हम कोशिश करेंगे नहीं, लेकिन चूंकि क्लोजिंग 17,300 के ऊपर की हो रही, क्लोजिंग ठीक है, लॉन्ग पोजीशन आप होल्ड कर सकते हैं। आप चाहें तो एक 17,100 का पुट ऑप्शन थोड़ा सा दूर का दूंगा, 17,100 का पुट ऑप्शन लेकर, क्योंकि पिछले 3 दिनों में 17,100, 110 और 150 के आसपास आपको क्लोजिंग मिली है। तो इसलिए क्लोजिंग बेसिस पे 17,100 के नीचे बंद होने पर रिस्क खुलती है, इसलिए 17,100 का पुट खरीदकर आप अपने आप को हेज करें अगर आपके पास फ्यूचर्स हैं। बैंक निफ्टी पे 38,000 पर जहां बंद हो रहा है, ये मतलब कंफ्यूज ही कर रहा है लाइफ में। पिछली बार जो बढ़िया क्लोजिंग मिली थी दीप, वो मिली थी 37,982 की, लगभग वहीं पर है 37,987 पर 5 पॉइंट इधर उधर। ये 38,000 के आसपास ही बंद होगा। तो मेरा ये समझना कि ठीक है, बैंक निफ्टी में नोटा है, निफ्टी लॉन्ग पोजीशन लेकर जा सकते हैं। अंडरस्टूड सर, ये है आपके लिए स्ट्रैटेजी इस समय। बैंक निफ्टी नोटा, निफ्टी लॉन्ग पोजीशन होल्ड करें, हेज एक जरूर आप बना के रखें, क्योंकि कल इवेंट है तो उसका एक्शन आपको या उसका इम्पैक्ट आपको बाजार में जरूर दिखेगा। चलिए, ये तो रहा आपके लिए इस समय अनिल जी की मार्केट स्ट्रैटेजी पर। कुछ और काउंटर्स जहां पर फाइनल व्यू लेना है हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, इससे पहले कि आज की क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ें। इंडियन होटल्स आज सुबह जैन साहब की लिस्ट में था, अच्छी खरीदारी दिखाता हुआ गया, यहाँ पर रखिएगा नजर, कल के एक्शन में यहाँ पर भी मूव आएगा। माइंड ट्री पर अभी अभी एक अच्छी स्पाइक आती हुई दिख रही है क्लोजिंग के समय, जरा इस पर भी रखिए नजर। सुबह हम बात भी कर रहे थे माइंड ट्री के चार्ट्स के बारे में। किरण जी बताएं क्या करना है माइंड ट्री में? अच्छी मूव 7-7.5%, 4,000 का लेवल स्केल किया है। BTST व्यू है इस पर या अब आ गई है मूव इसकी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल और चलेगा दीप। आईटी स्टॉक्स में बहुत अच्छी गिरावट हो चुकी है और ये दूसरा दिन है जहां पे हमें एक अच्छे मूव देखने को मिल रही है। थोड़ी देर पहले मैंने BSOFT रेकमेंड किया था, देखिए वो डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है। माइंड ट्री भी अभी BTST के लिए बाय करके चलना चाहिए। मुझे लगता है कल तक 4125 4150 के लेवल्स देखने को मिलेंगे और आपका स्टॉप लॉस काफी नजदीक है। 3970 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। मैं कैश लेवल्स की बात कर रहा हूं और लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करने चाहिए और जिनके पास है उनको ट्रेल करना चाहिए। आईटी स्टॉक्स में काफी अच्छी मोमेंटम देखने को मिल रही है दीप।
बिल्कुल, आईटी स्टॉक्स में तो बढ़िया मोमेंटम आपको देखने को मिल ही रही है और अच्छी मूव भी इन काउंटर्स में आपको आ रही है। KNR कंस्ट्रक्शंस, सुमित जी इस पर जरा अपनी राय दें। कल बजट है, इंफ्रा के लिए कुछ बड़े ऐलान आ सकते हैं, हर बजट में ये एक्सपेक्टेशन रहती भी है, स्टॉक भी इस समय रिएक्ट कर रहा है, कोई राय? तेजी देखने को मिल सकती है दीपांशु, स्टॉक के अंदर मोमेंटम बना हुआ है 325 से 330 रुपए तक के इमीडिएट टारगेट होंगे। ये लेवल्स अगर ब्रेक हुए तो 350 रुपए तक का मूव भी KNR के अंदर देखने को मिल सकता है। पोजीशंस होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें 300 के आसपास का, ऊपर में 330 इमीडिएट टारगेट, फिर 350 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। सच जी, बजाज इलेक्ट्रिकल्स 4.5% का स्पाइक इस पर आते हुए दिख रहा है, जरा इसकी चार्ट पर अपनी राय दें सर। दीपांशु, यहाँ पर वीकली चार्ट्स पे एक अच्छा रिवर्सल हुआ था पिछले हफ्ते, मुझे लग रहा है उसी का कंफर्मेटरी मूव है ये। सो डेफिनेटली यहाँ पर एक लॉन्ग बायस रखने में कोई हर्ज नहीं है। जिस तरीके से एक रिबाउंड है 1150 के आसपास एक अच्छा स्टेबल सपोर्ट नजर आ रहा है एंड लगभग 1300 के आसपास के स्विंग बन सकते हैं इसी पर्टिकुलर मोमेंटम में, तो डेफिनेटली यहाँ पर खरीदारी करने के मौके ढूंढने 1150 के स्टॉप लॉस के साथ। जी जरा रूट मोबाइल के चार्ट्स भी देखें, 12% की तेजी इस काउंटर पर आ रही है। रूट मोबाइल इस समय बढ़िया स्पाइक आपको दिखाते हुए दिख रहा है और अच्छे एक्शन में भी है, क्या राय बनती है इस पर? दीपांशु, इनफैक्ट पिछले 6 महीने से एक करेक्टिव एक्शन में रहा था काउंटर एंड जिस तरीके से इसने कुछ दिनों पहले एक फॉर्मेशन बनाया है, एक मॉर्निंग स्टार काइंड ऑफ फॉर्मेशन है, तो लगभग मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कहीं जाकर एक बॉटम एस्टैब्लिश हुआ है एंड फ्रेश इंपल्स की यहाँ पर तैयारी हो रही है। सो जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, लगभग 2630 के आसपास के प्राइस वेव टारगेट्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मोमेंटम के लिहाज से मुझे लग रहा है 2040 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होनी चाहिए एंड ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए अराउंड 1685 पे। 1685 स्टॉप लॉस थोड़ा दूर का है क्योंकि स्टॉक रहता भी थोड़े वॉलेटाइल और आज वैसे भी 12% की मूव आ चुकी है, तो उस लिहाज से रूट मोबाइल ये है स्टॉक जिस पर आपको करना है फोकस। नतीजे आते दिख रहे हैं और नतीजे आ रहे हैं अजंता फार्मा के। नंबर्स दमदार है क्योंकि 175 करोड़ 180 करोड़ के नीचे का अनुमान था मुनाफे का, उसके सामने अच्छे नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। 192 करोड़ के मुनाफे का आंकड़ा आता हुआ दिख रहा है, तो आज सन फार्मा के बाद दूसरा रिजल्ट है फार्मा स्पेस से जो मजबूत आता हुआ दिख रहा है। मुनाफा 177 करोड़ से बढ़कर 192 करोड़ आता हुआ दिख रहा है। ये है कंसोलिडेटेड बेसिस पर मुनाफा अजंता फार्मा का। पिछले 10 साल की अगर परफॉर्मेंस देखेंगे दीप, अगर इस स्टॉक की इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू और ऑपरेटिंग लेवल पर और जो मार्केट कैप है, हाईएस्ट वेल्थ क्रिएटिंग स्टॉक है अजंता फार्मा। टॉप क्लास मैनेजमेंट, बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक। और इस बार भी साल दर साल जो परफॉर्मेंस आपको दिख रही है 177 करोड़ से बढ़कर ये आती दिख रही है और आय भी देखिए 749 करोड़ से बढ़कर 838 करोड़ आती दिख रही है। आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा उछाल नहीं है, लेकिन यही इस स्टॉक की खासियत है, हर क्वार्टर में हर साल दर साल आपको इसी तरह की स्टेबल ग्रोथ दिखती है जी। HDFC का सालों में भी नहीं चला जब फार्मा मतलब चलता ही नहीं था, ये अलग से मतलब फार्मा से भी अलग से चलता था। मतलब दिस वाज अ स्टॉक व्हिच हैज आउट परफॉर्म फार्मा सेक्टर थ्रू आउट। अब तो लास्ट 1-2 साल में हम फार्मा की कितनी बात कर रहे हैं, लेकिन ये तब भी आउट परफॉर्म करता था, फार्मा सेक्टर की बात नहीं होती थी। बिल्कुल, और मुझे इसलिए भी याद है क्योंकि जब वो मोतीलाल ओसवाल की जो फाइनेंशियल वेल्थ क्रिएशन स्टडीज आती है जो रामदेव सर बनाते हैं, तो उनकी स्टडी, हर स्टडी में हर रेशियो में अजंता फार्मा हमेशा ऊपर दिखता है, आता ही है उनका। मतलब इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ईयर, 3 साल 5 साल 10 साल की वेल्थ क्रिएशन में अलग अलग रेशियोज में। तो ये है अजंता फार्मा के नतीजे आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आते हुए। आइए अजंता फार्मा के चार्ट पर एक बार जय से राय ली जाए। जय, जरा देखिए चार्ट्स। जी अनिल जी जो आप कह रहे थे एकदम बिल्कुल सही है। इनफैक्ट काफी समय हमने भी इसको रेकमेंड किया और मोस्ट ऑफ द टाइम इसके टारगेट्स आए। बेस्ट पार्ट अनिल जी ये है कि ये स्टॉक एक अच्छे सस्टेन्ड मूव में रहता है, ट्रेंड में रहता है, चलता है। अगर करेक्ट भी होता है अनिल जी तो उसके शॉर्ट टू मीडियम टर्म एवरेजेस पर आता है, वहां पे कंसोलिडेट करके फिर से ऊपर जाता है। तो अभी ट्रेड कर रहा है करीब ये 2222 पर 4 times 2 पर के आसपास ट्रेड कर रहा है। बट अनिल जी जो इसका सपोर्ट है नीचे में वो करीब बन रहा है 2080 पर, 2080। सो सपोर्ट काफी नीचे है एंड नजदीक है। इनफैक्ट मैं कहूंगा तो रिस्क रिवॉर्ड बाई साइड पर ही अच्छा बनता है। ऊपर में जो टारगेट इसके बनते हैं इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें अनिल जी तो लगभग 2370 तक के बन रहे हैं। बट ये जो रेंज बनी हुई है 2370 से लेके करीब करीब 2070 2050 के नीचे की तरफ, ये ब्रेकआउट ऊपर होने की चांसेस ज्यादा है बिकॉज ये ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव रहा है ये स्टॉक में। सो 2350-70 तक के लेवल्स इमीडिएट बेसिस पर अगर ब्रेकआउट आता है उसके ऊपर तो और 10% का मूव आपको देखने मिलेगा।
ओके, तो ये है आपके लिए राय इस समय अजंता फार्मा पर। बाजार बढ़िया एक्शन, अच्छे बाउंस के साथ 17,300 के ऊपर क्लोजिंग की तैयारी, बजट से पहले पॉजिटिविटी, 37,950 के करीब बैंक निफ्टी, 42 निफ्टी स्टॉक्स पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज हो रहे हैं। टेक महिंद्रा सबसे आगे 5% का उछाल, विप्रो में अच्छी खरीदारी, इन्फोसिस से भी सहारा मिलते हुए दिखा, HCL टेक भी पॉजिटिव एक्शन दिखाता हुआ, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी आज पॉजिटिव था, इसने भी दिया बाजार को सहारा, BPCL नतीजों से पहले इसमें थी खरीदारी, टाटा मोटर्स नतीजों से पहले अच्छा उछाल, 4% ऊपर ये काउंटर बंद होते आपको दिखा। गिरावट इंडसइंड बैंक नतीजों के बाद ये स्टॉक था कमजोर, यहां पर आपने थोड़ी वीकनेस बनती हुई देखी। इसके अलावा थोड़ी वीकनेस कोटक महिंद्रा, वेदांता, कोल इंडिया पर भी आई है। एक्साइड नतीजों के बाद वीक रहा 1% और कोल इंडिया MCX पर भी आपने वीकनेस देखी। UPL नतीजे अच्छे थे बट स्टॉक में थोड़ी मुनाफा वसूली आती हुई दिखी आपको। इन्फो एज नतीजों का रिएक्शन 11% का उछाल इस पर आते हुए आपको दिखा है। माइंडट्री, बिरला सॉफ्ट, L&T इन्फोटेक, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, सारे के सारे मिड कैप का IT काउंटर्स में आपको अच्छी खरीदारी दिखी। PSU बैंक्स पॉजिटिव एक्शन में थे, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इन सभी से अच्छा रिएक्शन था। यूनाइटेड ब्रूरीज नतीजे से सुस्त बट स्टॉक था एक्टिव, 5% की तेजी के साथ ये बंद होते हुए दिखा। आज की नई लिस्टिंग, इस पर भी देख लीजिए नजर। AGS ट्रांजैक्ट 175 के सामने 160 पर क्लोजिंग, पहले दिन करीब 8-8.5% फिसल कर बंद। एंड ऑफ कोर्स हमारी एक्सक्लूसिव खबर का इम्पैक्ट MMTC 10% का ऑलमोस्ट बड़ा उछाल इस पर आपको आते हुए दिखा, 61 के करीब क्लोज होते हुए दिखा। और टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स जिसने ऑफ कोर्स इसकी बोली जीती है, उस पर भी अच्छा उछाल देखा। तो अनिल जी, बजट से एक दिन पहले 4 साल का ट्रेंड बाजार ब्रेक करते हुए पॉजिटिविटी के साथ क्लोज हो रहे हैं। अब देखते हैं कल का एक्शन कैसे बनेगा सर। 17,340 निफ्टी प्रोविजनल और 37,975 बैंक निफ्टी का प्रोविजनल लेवल सर आते हुए। बढ़िया है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, नो कंप्लेंट्स, बढ़िया क्लोजिंग है, हरे भरे में बंद हो रहे हैं और क्या चाहिए भाई। एग्जैक्टली है ना। कल जितना बैंक निफ्टी गिरा आज कवर हो गया, 292 गिरा था। बड़ा रिस्पाइट है जी, जिस लेवल्स पे मार्केट बंद हुए हैं, बहुत बड़ा रिस्पाइट है। और बड़ी ऑल द पीपल हु आर कैरिंग द पोजीशन, क्योंकि रोल ओवर्स तो सब ढंग के हुए हैं बजट एक्सपेक्टेशन से, तो मैं चाहूंगा कि मोमेंटम बना रहे तो सर मजा आएगा। पर जी मुझे ना आपकी बात से मैं ट्रेलिंग देख रहा था, ये दीपांशु वाली जो आज मुझे मतलब कनेक्ट हुई, जो आपने बोला टोन में, अभी 2-4 दिन पहले मैंने दीपांशु को एक मैसेज भी किया था, मतलब 100-150 पॉइंट निफ्टी खुल के 450 पॉइंट नीचे था, ब्लड बात था, मारामारी थी। और मैं टीवी पे दीपांशु को सुन रहा था कि बाजार में थोड़ा सा उतार चढ़ाव अभी प्रेशर में, इतने प्यार से, मतलब यहाँ लुटे हुए हैं बैठ के यहाँ पे, और दीपांशु इतने प्यार से बोल रहा, तो मुझे वो बात समझ आ रही है आपकी कि कैसे वो बोलना प्यार से है, मतलब मतलब मैंने दीपांशु को मैसेज भी हाथ जोड़ के किया, मैंने कहा यहाँ लुट गए हैं, कह रहे थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आपके तो कॉलेज स्कूल के जमाने में वो नहीं देखा था आपने ऐड, पान पसंद का, पान का स्वाद गजब की मिठास, नहीं था उसमें आता है, शादी और तुमसे कभी नहीं, और जैसे पान पसंद खाते लड़के, शादी और तुमसे कभी नहीं, तो वही वाली चीज है ना। आप वही बोलना तो वही है आपको, बिल्कुल ठीक बात, थोड़ा प्यार से बोल दो आज। नहीं मैं दिमांशु मैंने तो हाथ जोड़ के मैसेज किया, मैंने कहा यार ब्लड बात लुटे पड़े हैं दिमांशु, थोड़ा तो यार, हम तो एंकर्स हैं, मैं तो न्यूट्रल हो रहा है। अगर मतलब हम ही अगर ऐसा रोना धोना शुरू कर दे तो बाकी लोग तो फिर क्या करेंगे सोचो। तो हमारा तो काम है लोगों का, नहीं ठीक बात है। बट एनीवे, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये सबका अपना अपना तरीका है, एक्चुअली स्टाइल होती है, जो किसी को आप कितना गुस्सा दिला भी दे तो ना है, और किसी को ना भी दिलाए तो आ जाए। जय भी आपको कुछ कहना चाहते हैं जी। जय अनिल जी, आपने जो स्टाइल से कहा एकदम सही। अनिल जी, कल स्वागत करिए अनिल जी आशु जी का पान पसंद के साथ। अनिल जी स्वागत नहीं करोगे पान पराग के साथ, और ढूंढना मुश्किल है, मैं कोशिश करता हूँ, अगर मिल जाए तो कल पक्का लेके होगा। ये तो जैसे मुझे कल का वो याद आ गया सर, कपिल शर्मा शोज में वो सब ये कह रहे हैं अश्नीर को कि आप इतने गुस्से में क्यों रहते हैं, बात वो भी वही बोलता है कि वो जो शार्क टैंक आ रहा है, मतलब उसमें अश्नीर ग्रोवर दिल्ली से ही है, एक्चुअली वो आपके जैसे दिखते हैं, वो दिल्ली से ही है, ड्रेसिंग भी वैसी है, दिखते भी आप जैसे ही है, खाली ये कि आपसे बहुत कम बोलते हैं, बस फर्क इतना ही है, मतलब वो बहुत ही कम बोलते हैं, बट अदरवाइज दिखने विखने में लुक और सारा मतलब एकदम हर तरीके से। चलिए, ये आशीष सर का स्टाइल है। कौन सी थी वो पीछे, हेरा फेरी वैसा ही। आइए, बाजार बंद होने के बाद का एक्शन आपके लिए रख दें, उससे पहले एक्शन कल का भी बताना जरूरी है आपको। कल बजट स्टॉक एक्सचेंज में हमारे खास मेहमान आपके लिए तैयार हैं, कुछ आ चुके हैं मुंबई, कुछ आने की तैयारी में है। 12 लोगों के साथ जुड़ेगा बजट स्टॉक एक्सचेंज, और उसमें होंगे आपके लिए कुणाल जी, राकेश जी, आशु सर, फिर किरण जी, सेठी साहब, जैन साहब, बसिन साहब, हिमांशु जी, सुमित जी, जय ठक्कर, विश्वेश जी और सिमी जी,
मोदी जी भी आ रहे हैं, सिद्धार्थ सेरानी साहब, नितिन जी और साथ ही आशीष केलकर साहब। तो पूरा पावर पैक पैनल है आपके लिए। इनके अलावा बजट रिसर्च लैब में पर्सनल फाइनेंस के जाने माने एक्सपर्ट विजय मंत्री साहब होंगे, साथ ही अरुण गिरी और टीपी ओसवाल साहब होंगे जो टैक्सेशन पर देंगे राय। मार्केट के 3 एक्सपर्ट वरिंदर बंसल, अजय बग्गा साहब, सौरभ मुखर्जी साहब भी हमारे साथ बजट रिसर्च लैब में आपके लिए होंगे शामिल। आपको बजट पूरे दिन जी बिजनेस पर देखना है, टीवी सेट के सामने बैठ जाएं और अगर आप ऑन द मूव हैं कहीं भी, अगर आपको लगता है कि नहीं हमें घूमना फिरना तो पड़ेगा ही, कोई इलाज है नहीं हमारे पास में, तो फिर आपके पास ऑप्शन में बता दूं, ऑप्शन है 5 टीवी सेट के अलावा। टी तो है ही है, कोई भी आपका केबल कनेक्शन हो या फिर आप DTH पे देखें। इसके अलावा जी बिजनेस को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं और यूट्यूब पर हमने पूरी व्यवस्था कर दी कि आपको बिल्कुल भी डिले ना हो, रियल टाइम बेसिस पर ऑनलाइन आपको दिखेगा। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर दोनों पर आप लाइव देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट zbiz.com पर जाएं, वहाँ देख लें। और अगर आप OTT पर देखना चाहें तो ZEE5 पर भी जी बिजनेस लाइव अवेलेबल है। तो आपको जहाँ जैसा पसंद हो वहाँ जाकर आप आराम से देख लें। ओके। और इस बीच बजट में और कुछ और जो एक्शन है वो भी मैं आपको बता दूं। हमारे जो और मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, कॉर्पोरेट्स शामिल होने वाले हैं, 4 से 5 हमारा विशेष शो भी होगा, वो भी हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो सारे मेहमान आपके साथ जुड़ने की तैयारी में है इस वक्त। लेकिन इस वक्त चलते हैं नई दिल्ली, बजट टीम। हमारी बजट टीम तो हमने आपको बता दी। एक मिनट पहले वित्त मंत्री जी की बजट टीम बता दी जाए। वो टीम फोटो सेशन में इस वक्त आपके सामने। तो ये है बजट टीम जो कल संसद में अपना बजट पेश करेगी। यहाँ वित्त मंत्री जी बीच में बैठी हुई आपको नजर आ रही है और इस पूरी टीम ने मिलकर बनाया है बजट जो आपके सामने। ये सारे बड़े दिग्गज हैं नई दिल्ली में इस वक्त। ये है ताज़ा तस्वीरें जो दिल्ली से आती है। अच्छा, बाकी के लोगों का भी बता दिया जाए एक बार जी, ताकि सबको ध्यान रहे कि कल और कौन कौन एक्सपर्ट्स हमारे साथ आ रहे हैं। 4 से 5 बजे के बीच में आपको मिलेंगे नीलेश शाह, रामदेव अग्रवाल साहब, सुनील सिंघानिया साहब और मधु केला साहब। 4 से 5 बजे पावर पैक पैनल ये आपके लिए करेगा बजट का पूरा विश्लेषण। इसके अलावा बड़े चेहरे जो आपको बजट में नजर आएंगे जी बिजनेस पर, राठी साहब, आशीष चौहान साहब, विक्रम कोटक जी हमारे साथ होंगे, राहुल अरोड़ा, आशीष सोमैया, निर्मल जैन साहब हमारे साथ होंगे और इनके अलावा निरंजन हिरानंदानी, अजय सिंह, अनीश शाह और संगीता रेड्डी जी होंगी जो आपको बताएंगी पूरी की पूरी डिटेल्स, ये सारे के सारे एक्शन के साथ। आपको जी बिजनेस पर जो भी बजट के ऐलान हो रहे हैं उनका पूरा विश्लेषण देखना है तो आप 2 हैशटैग नोट कर लें। पहला तो है बजट ऑन जी और दूसरा है ग्रोथ बूस्टर जी। इन 2 हैशटैग से जाकर आप कोई भी ट्वीट ढूंढेंगे तो आपको सारे ऐलान, सारी इन्फॉर्मेशन, सारा विश्लेषण तुरंत मिल जाएगा। तो आप अगर कोई इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं इस हैशटैग का इस्तेमाल करें। आप ट्वीट कर रहे हैं तो भी ये दोनों हैशटैग लगाकर ट्वीट करें और अगर आप रीट्वीट कर रहे हैं तो भी ये करें। तो इससे क्या होगा कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक साथ जल्दी एक ही जगह मिल जाएगी। तो ये है आपके लिए। और आज शाम से ही हमारे सारे एनालिस्ट, हमारे सारे एक्सपर्ट्स भी बड़े एक्टिव हैं, बहुत मूड में हैं। और आशीष सर भी बता रहे हैं आपने वीडियो बना लिया है शुरू? नहीं सर, बनाना है, बनाना है, तैयारी शाम को कर रहा हूँ ना कि ये सबने आना है, गला में घेरेंगे मुझे सबके सभी के एक साथ, तो मुझे उसके लिए कोई कसरत करनी है सर। बिल्कुल। तो सबकी बजट की को लेकर जो जो तैयारियां हैं वो आज शाम आपको दिखेगी। आइए, लेकिन आज शाम को और भी बहुत कुछ दिखने वाला है, बता दूं आपको। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उम्मीदों वाला इकोनॉमिक सर्वे पेश किया है और खासकर GDP ग्रोथ रेट 9% से ऊपर रखने के साथ साथ ही इंडस्ट्रियल ग्रोथ 12% के आसपास रखने की उम्मीद जताई है। इससे साफ संकेत ये मिलता है कि कोरोना को पीछे छोड़कर देश की इकोनॉमी तेजी से पटरी पर लौट रही है। आज शाम 5 बजे हम आपकी खबर आपका फायदा में इकोनॉमिक सर्वे पर करेंगे चर्चा और समझेंगे कि ये सर्वे कल आने वाले बजट के लिए क्या संकेत दे रहा है। हमारे साथ होंगे बाजार के जाने माने दिग्गज एक्सपर्ट अजय बग्गा साहब, सुनील अलग साहब हैं जो MD SKA एडवाइजर्स के। शाम को 4:56 पर ये विशेष शो जरूर देखिएगा, इकोनॉमिक सर्वे का एक्सरे। बजट 2022 का काउंटडाउन हो चुका है शुरू। क्या इस बार का बजट सेविंग्स बढ़ाएगा या टैक्स का बोझ बढ़ाएगा? निवेश को बूस्ट देने के लिए सरकार का क्या है एक्शन प्लान? इस पर करेंगे शाम 6:30 बजे मनी गुरु में विशेष चर्चा। बजट से निकलेगा बचत का रास्ता। हमारे साथ होंगे ICAI के पूर्व अध्यक्ष वैद्य जैन और ध्रुव एडवाइजर्स के पार्टनर कृष्ण मल्होत्रा साहब आज शाम इस खास चर्चा में। इकोनॉमिक सर्वे पेश हो चुका है, अब बारी है बजट की। आम बजट में कल आपके हक में क्या क्या घोषणाएं हो सकती है, किन मोर्चों पर उम्मीदों पर पानी फिर सकता है और टैक्स सेविंग और इकोनॉमी के मोर्चे पर क्या राहत मिल सकती है, क्या उम्मीदें पूरी हो सकती है, इस पर करेंगे हम विशेष चर्चा आज रात 8 बजे इंडिया 360 डिग्री में। हमारी कवर स्टोरी में कहाँ बचत
कहाँ चपत। इसके साथ ही बाकी सारी खबरें तो आपको देखने को मिलेगी, तो आज रात की इंडिया 360 डिग्री की बुलेटिन मिस मत कीजिएगा। आइए फाइनल क्लोजिंग आपके सामने 237 अंकों की मजबूती निफ्टी में नजर आएगी, और कल शुक्रवार को 292 अंक गिरे थे हम बैंक निफ्टी पर, और आज 285 अंक चढ़ गए, यानी कि पूरी की पूरी नुकसान की भरपाई हमने कर ली है। और 58,000 के ऊपर 800 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स बंद होता हुआ दिखा है। बंद करें आज की शो को, उससे पहले टाटा मोटर्स के रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। एक बार जल्दी से दीप बता दें रिजल्ट्स। बिल्कुल सर, टाटा मोटर्स मुनाफे से घाटे में, हाँ मुनाफे से घाटे में आई है। आई थिंक एक एक्सेप्शनल आइटम होगा। यूजुअली इनका सर हर बार रहता ही है। हमने, आपको याद है कुछ समय पहले भी एक बड़ा इम्पेयरमेंट भी इन्होंने लिया था। अब देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या किया है इन्होंने जिसकी वजह से मुनाफे से घाटे में आती हुई दिखी है कंपनी। बट डेफिनेटली एक अच्छा साइन नहीं है टाटा मोटर्स के लिए। यहाँ पर देखना पड़ेगा, अगर इम्पेयरमेंट लिया है लास्ट टाइम की तरह तो बाजार इससे नाखुश होगा, क्योंकि काफ़ी समय से इनफैक्ट उस इम्पेयरमेंट से ही बाजार की एक्सपेक्टेशन थी कि शायद उसका राइट बैक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आते हुए दिखेगा। हमने एक्चुअली 250 करोड़ के लॉस का अनुमान लगाया था, तो देखना पड़ेगा कितने एग्जैक्टली कितना बड़ा ये लॉस आपको आते हुए दिखा है। बट पहली बात, मुनाफे से घाटे में आती हुई दिखी है कंपनी, ये आपके लिए बात है। आय हम 1.5% बढ़ने के अनुमान लगा रहे हैं, बट मार्जिन हिट होगा, ये एक डेफिनेट फैक्टर है टाटा मोटर्स के नंबर्स में इस समय, क्योंकि सप्लाई साइड इश्यूज रहे हैं, रॉ मटेरियल कॉस्ट की भी इन्हें परेशानी रही है। तो टाटा मोटर्स फर्स्ट कट जो नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं। आय इनकी आई है लगभग 72,000 करोड़ की, 72,230 करोड़, अनुमान से काफ़ी कम है। हमने 76,800 करोड़ का अनुमान लगाया था, तो काफ़ी कम है, अनुमान से लगभग 6% नीचे की इनकी आय आपको आती हुई दिख रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ही ऑलरेडी 700 करोड़ का लॉस है, तो वो एक्सप्लेन करता है कि ओवरऑल जो ये 250 करोड़ का लॉस है ये आपको आते हुए दिख रहा है। 250 करोड़ का हमने अनुमान लगाया था, ये है। तो फर्स्ट कट नंबर्स अच्छे नहीं हैं, और आई डेफिनेटली सर डिसअपॉइंटिंग लेवल पर आती हुई दिखी है। कंपनी का डिक्लेयर्ड एबिटा करीब 10.2% का आ रहा है, हमने 11% के मार्जिन का अनुमान लगाया था। तो अगेन मार्जिन भी ऑलरेडी कम मार्जिन का अनुमान था, उससे भी कम आते हुए दिखा, तो अनुमान से कमजोर है सर टाटा मोटर्स। तो पहली नज़र में अनुमान से कमजोर, विस्तार से विश्लेषण तो आपको कल सुबह के पहले मिल ही जाएगा। चिंता न करें, मार्केट 9:15 बजे सुबह खोलेंगे, तब तक जो भी होना है देखें, आराम से नतीजे देख लें, समझ लें, रिपोर्ट्स पढ़ लें, ब्रोकरेजेस की रिकमेंडेशन देख लें, कल सुबह पता चल जाएगा। 1516 करोड़ सर घाटा, 250 का अनुमान लगाया था, बहुत खराब है, ज़्यादा है, बहुत खराब है। तो ये है टाटा मोटर्स का रिजल्ट खराब इस वक्त। एक अच्छी चीज़ है जी टाटा मोटर के रिजल्ट में, आप जैसे कहते हैं 3.5 के बाद आया है। हाँ और भी होगा जो 3:20 पे निकाल देते हैं, इसको देखते क्या जो सुबह होगा, अब जो होगा वो सुबह होगा। और आज देखिए वो स्क्रीन पे स्ट्रेंथ कैसी दिखा रहा है, जब डे हाई पर बंद हुआ है। इसी चीज, इन्हीं चीजों का डर लगता है अनिल जी। सही बात, यही टाटा पावर, टाटा मोटर, इन्हीं चीजों का ही डर लगता है ये सब। सही जवाब। ओके, तो ये है टाटा मोटर्स जो डे हाई पर बंद हुआ। देखते हैं डिटेल में, समझेंगे कि क्या है क्या नहीं, कल सुबह पता चलेगा आपको। आइए विदा लेने का वक्त है। आशु सर, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। कल फिर आप आ ही रहे। सुमित जी भी बड़े उत्साहित है। सुमित जी ऑल सेट कल के लिए? बिल्कुल अनिल जी, ऑल सेट। गला भी ठीक हो गया सुमित जी का, देखो है ना, आते साथ कविता में बताइए 4-5-10 एक्स्ट्रा स्टॉक में रख ली लिख के आपने। पर अनिल जी आज का बेस्ट तो वो था है सर, ये सुमित जी अनिल जी ऑन द स्पॉट ही देखेंगे। ओह माय गॉड, इतनी क्रिएटिविटी। आप कुछ कह रहे थे अनिल जी? आज तो वो जो आपका तो बेस्ट था ना, मतलब इतना स्पॉन्टेनियस, इतना इंस्टेंट कि वो जो राकेश जी ने कुछ बनाने की कोशिश की थी। एम फॉर मुंबई, एम फॉर मिंदा इंडस्ट्री, वो मिंदा इंडस्ट्री। आपने कहा सुमित जी अच्छे लगे, मतलब मैं बता रहा हूँ, मतलब मेरे आसपास बैठे हुए लोग कहने लगे एकदम इतना हंसने क्यों लग गए, हो क्या गया, मतलब वो अनबिलीवेबल। नहीं सुमित जी लगे रहो, एक दिन बहुत अच्छा बनेगा, चिंता मत कर। अभी टाइम है। नहीं सुमित जी की मतलब ये क्रिएटिविटी है, और मस्ती की बात अलग है अपनी जगह, लेकिन जो कर रहे हैं बहुत ही। पर इसमें एक बात तो पक्की है सर, वो प्राइस एक्शन में कहीं ना कहीं तो छूटता होगा कि बनाने में, वो तो एक्सेप्ट करवा लिया, वो तो एक्सेप्ट करवा लिया ना मैंने। बोला हाँ कभी कभी छूट जाता है, 100% छूटेगा, कभी छूट जाता है, क्योंकि भाव बाद में दिखेगा पहले बनाना क्या है बोलने के लिए। तो उसमें क्या है, इसका फॉर्मूला सिंपल है। जैसे आप देख रहे तुरंत आ जाए तो ठीक, जब मैं दिमाग नहीं लगाता, तुरंत आ गया तो ठीक, नहीं तो छोड़ दो, बाद में क्यों बनाना है, और कुछ आएगा। आपके तुरंत आते बहुत है ना सर। चलिए ठीक है सर, फिर विदा लेंगे आप सबसे। जय आपका भी धन्यवाद, सुमित जी, आशीष सर, आप सबका शुक्रिया। कल सुबह आप सबसे फिर होगी मुलाकात। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत, और कल बड़े दिन के लिए तैयार हो जाए। दीप कल 1 महीने बदलाव किया है। जी सर।
मैं भी सुबह 7 बजे आपके साथ बुलेटिन में लाइव बैठूंगा। मजा आएगा सर। मतलब मैं 8 बजे से 7 बजे से डन, आपको वो मोरल बूस्ट करने के लिए। मजा आएगा सर। तो कल मैं भी थोड़ा और जल्दी आऊँगा रोज के मुकाबले में, और 7 बजे लाइव बुलेटिन करेंगे। बिल्कुल सर। तो सुबह 7 बजे से मैं, दीप और हमारी पूरी टीम। और एक चीज़ और बता दूं, कल सुबह 7 से 8 बजे का शो मिस मत करिए जी।